हाय बच्चों, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द सीबीएसई क्लास 9 टॉपर चैनल, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं आपको इस चैनल पे क्लास 9 के एसएसटी और बायोलॉजी तो पढ़ाती हूँ, साथ में इस चैनल पे क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजी, शॉर्ट्स और स्टडी टिप्स भी आते रहते हैं। तो आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं यहाँ पे आपको इस साल के लिए सारे वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आ गया है, और आज हम करने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर बहुत बड़ा सा चैप्टर है और बच्चे 4-5 बार पढ़ लेते हैं तो भी उन्हें समझ में नहीं आता है। और हमारी क्लास 9 की हिस्ट्री में क्या होता है ना कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, या फिर 5 मार्क्स का क्यों ना हो। तो आज हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि पूरी कहानी हमें एक तरीके से याद हो जाएगी, और वो कहानी सिर्फ एग्जाम तक नहीं, सालों साल तुम्हें याद रहेगी। और इस कहानी में फिर तुम्हें इतना मजा आने लगेगा कि तुम पकड़ पकड़ के लोगों को पढ़ाओगे। ठीक है, जिन स्लाइड से मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके एनसीईआरटी के बनाए हुए नोट्स हैं। इसकी फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सोशली शुभम नाम का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे होता रहता है ट्रिविया ट्यूसडे। बच्चा, ट्रिविया ट्यूसडे में मैं हर ट्यूसडे शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आपसे वहां पे क्विजेस खेलती हूँ और एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपसे पूछती हूँ। तो बहुत मजा आता है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, नाम है उसका सोशली शुभम। तो चलो भाई स्टार्ट कर दे चैप्टर, खतरनाक चैप्टर जो आज होने वाला है। इजी है ना, सोशलिज्म इन यूरोप। देखो, हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया दो चीजों का, एक था फ्रीडम और दूसरा था इक्वालिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को ऐसे लगने लग गया कि यार इतना कोई मुश्किल नहीं है सोसाइटी में चेंज करना, क्योंकि पहले क्या होता था कि सालों साल से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ आ रहा था। आपको पता है कि फ्रांस की नहीं, पूरे यूरोप की सोसाइटी जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में होती थी क्लर्जी कम्युनिटी, फिर होती थी नोबिलिटी, और फिर होते थे कॉमन लोग। और क्लर्जी और नोबिलिटी के पास प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, लेकिन कॉमन लोगों के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे। फिर आया भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का, उसने पूरी दुनिया ही बदल दी फ्रांस की। फ्रांस ने देखा कि यार सोसाइटी में इक्वालिटी आ सकती है। अब फ्रांस का देखा देखी यूरोप ही नहीं, एशिया के भी बड़े सारे देश जो हैं इस इक्वालिटी के पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया में राजा राम मोहन रॉय जैसे जो लोग रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय, ये हमारे एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। और एक और इंसान रहे देरोजियो, राइट। अब ये इंडियंस हैं। इन इंडियंस ने भी फ्रांस के रेवोल्यूशन से सबक लिया। सिमिलरली चाहे आपका यूरोप का कोई भी देश रहा हो, स्पेन रहा हो, जर्मनी रहा हो, या फिर आपका रशिया क्यों ना रहा हो, सारे देशों ने क्या लिया, फ्रांस के रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा। बट ऑब्वियसली जहां पे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे जो सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, जिन्हें सोसाइटी में क्या चल रहा है, पावर किसके हाथ में है, उस पावर की वजह से सोसाइटी में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी चीजें दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी तरीके के भी लोग थे जिन्हें फ्रांस के रेवोल्यूशन से जो उथल पुथल मची थी, जो राजा का राजपाट, मोनार्की खत्म हुई थी और सोसाइटी में थोड़ी सी इक्वालिटी आनी शुरू हो गई थी, इस चीज से दिक्कत हो रही थी। अब आप खुद सोचो, जब सोसाइटी में राजा और राजा जैसे जो और अमीर लोग थे उनके हाथ में पावर थी, और अब सोसाइटी में इक्वालिटी आ रही थी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होगी? राजा लोगों को होगी, राजा के रिश्तेदारों को होगी, सोसाइटी के ऑलरेडी अमीर लोगों को होगी। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी इस चैप्टर में कि जो अरिस्टोक्रेट वर्ड जो बार बार चैप्टर में आता है, अरिस्टोक्रेट, उसका मतलब होता है सोसाइटी की क्रीमी रिच लेयर, यूरोप की क्रीमी रिच लेयर। तो इन लोगों को सोसाइटी में आने वाले बदलाव से थी प्रॉब्लम, लेकिन दूसरी तरफ जो कॉमन लोग थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इक्वालिटी उनको और मजे दिलाने वाली थी बल्कि। ठीक है, तो चलिए, सोसाइटी धीरे धीरे फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड होने लगी। पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड जैसे कि आज आप सोसाइटी में देखते हो इंडिया में, कई लोग हैं उन्हें कांग्रेस पसंद आती है, कई लोग हैं उन्हें कम्युनिस्ट पार्टीज पसंद आती है, कई लोग हैं उन्हें बीजेपी पसंद आती है। तो हमारे भी अपने अपने क्या है, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेज है। उस तरीके से उस जमाने में भी यूरोप के अपने अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेज होते थे। अब कुछ
कुछ लोग होते थे जो लिबरल मानते थे अपने आप को, कुछ लोग होते थे जो अपने आप को रेडिकल मानते थे, कुछ लोग होते थे जो खुद को कंजर्वेटिव बोलते थे। पहले हम लिबरल लोगों से शुरू करते हैं। लिबरल शब्द का अर्थ होता है बच्चा आजाद ख्यालों वाले। अब ऐसा मत सोचना कि उस जमाने का लिबरल इंसान आज के लिबरल इंसान की तरह ही दिखेगा, क्योंकि आज सोसाइटी बहुत इवॉल्व हो गई है, तो आज का लिबरल इंसान और उस जमाने का लिबरल इंसान काफी डिफरेंस है। लेकिन चलो मैं बताती हूँ कि तब का लिबरल इंसान क्या क्या चीजों में विश्वास रखता था। तो तब का लिबरल इंसान चाहता था एक ऐसी दुनिया जो सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है जब आप धर्मों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। पहले क्या होता था ना कि राजा महाराजाओं का जो धर्म होता था, राजा महाराजा अपनी उस पर्टिकुलर कंट्री में उस धर्म को ज्यादा प्रमोट किया करते थे। जैसे इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्रमोट किया जाता था। ऑन द अदर हैंड स्पेन और ऑस्ट्रिया में आप देखोगे तो कैथोलिज्म को बहुत प्रमोट किया जाता था। हर देश में कई जगह पे इस्लाम को ज्यादा प्रमोट किया जाता था। लेकिन लिबरल लोग, यूरोप के लिबरल लोग चाह रहे थे कि यार सारे धर्मों को एक समान माना जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ में ये चाहते थे कि ये जो डायनेस्टिक रूल चला हुआ आ रहा है ये खत्म हो जाए। व्हाट इज डायनेस्टिक रूल बच्चा? राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी की बेटी रानी बनेगी, मतलब एक खानदान का ही रूल चलता रहेगा एक देश में। इस बात के खिलाफ थे लिबरल लोग। ये चाहते थे कि वोटिंग वगैरह हो, वोटिंग से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, मतलब कि पार्लियामेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करें। इस तरीके की सरकार ये लिबरल लोग चाहते थे। अच्छा, उस जमाने के लिबरल लोग वोटिंग का हक तो मांग रहे थे, लेकिन वो औरतों के लिए या गरीब आदमियों के लिए वोटिंग का हक नहीं मांग रहे थे। उस जमाने के लिबरल लोग जो हैं सिर्फ प्रॉपर्टी, जिन आदमियों के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हुआ करती थी उनके लिए वोटिंग का हक मांग रहे थे। ऑन दी अदर हैंड जो रेडिकल लोग थे, रेडिकल लोग सबके लिए वोटिंग का हक मांग रहे थे। मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू डिमांड फॉर वुमेन ऑल्सो। ये औरतों के लिए भी वोटिंग का हक मांगते थे, और ये जो गरीब आदमी है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके लिए भी वोटिंग का हक मानते थे। ठीक है, लेकिन लिबरल लोग साथ में जुडिशरी चाहते थे। अब इनका धर्म निरपेक्षता के ऊपर बहुत विश्वास था। इनका ये था कि भैया राजा ने गलती की है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कॉमन लोगों ने की है। तो ये हो गए लिबरल लोगों के फीचर्स। जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये वोटिंग का हक मांग रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी वाले आदमियों के लिए मांग रहे थे। ये चाह रहे थे कि डायनेस्टिक रूल खत्म हो जाए। ये चाह रहे थे कि सारे धर्मों को एक समान माना जाए, धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेकुलर नेशंस बने। ये चाह रहे थे कि अच्छी खासी जुडिशरी हो। ये 4 पॉइंट याद रखना। अब रेडिकल लोग जो है, रेडिकल लोग चाह रहे थे एक ऐसी सोसाइटी जो लिबरल लोगों से भी और ज्यादा लिबरल हो, मतलब कि वोटिंग का हक सबको मिले। साथ में ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऐसा नहीं कि खिलाफ है, ऐसा नहीं बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी बनाओ मत, तुम प्रॉपर्टी खरीदो मत। लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी अगर 4-5 लोगों के हाथ में ही रहेगी ना, मतलब अमीरों के हाथ में जब तक प्रॉपर्टी रहेगी ना, तब तक गरीबों का कभी भला नहीं होगा। तो ये चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी खूब सारे लोगों के साथ रहे, प्रॉपर्टी सिर्फ उन लोगों के पास ना रहे जिनके पास पैसा है और जो प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। अब इन्हें प्रॉब्लम समझ आ रही थी सोसाइटी में, सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। सोल्यूशन हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो जिन चीजों में ये विश्वास करते थे रेडिकल, उन चीजों में तो विश्वास करते ही थे। साथ में 2 और चीजों में विश्वास करते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पूरी सोसाइटी के पास होनी चाहिए, और दूसरी ये चाहते थे कि वोटिंग का हक औरतों और गरीब आदमियों को भी मिले। ठीक है, आ गया? रेडिकल समझ आ गया। नाउ कंजर्वेटिव। अच्छा बच्चा, ये मत सोचना कि लिबरल इंसान रेडिकल नहीं हो सकता, रेडिकल इंसान लिबरल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एप्पल पसंद है तो मुझे संतरे भी तो पसंद आ सकते हैं, राइट? तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी लिबरल लोग रेडिकल बन जाते थे, कभी कभी रेडिकल लोग लिबरल बन जाते थे, कभी कभी कुछ कंजर्वेटिव लोग लिबरल बन जाते थे। तो इस तरीके से मान के चलो कि ये चीजें जो है बदलते जमाने के साथ बदल रही थी। बट एनीवे, चलो कंजर्वेटिव लोगों पे आते हैं। ये तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि कंजर्वेटिव लोग वो लोग होते हैं जिन्हें सोसाइटी में कोई बदलाव पसंद नहीं होता। अब ये कौन से लोग होंगे? जिन्हें सोसाइटी में जो चलता हुआ आ रहा है वो उन्हें फायदा दे रहा है, यानी कि राजा हो गए, क्लर्जी कम्युनिटी हो गई, नोबिलिटी हो गई, राजा के रिश्तेदार हो गए। इन्हीं लोगों को तो फायदा मिलता हुआ आया है ना सदियों से। तो ये लोग कंजर्वेटिव लोगों में आते थे। अरिस्टोक्रेसी किस में आती थी? कंजर्वेटिव में आती थी। अब फ्रांस के रेवोल्यूशन से पहले तो इन्हें सोसाइटी में बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं था। फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने थोड़े आंख के दरवाजे खोले, अपने दिमाग के दरवाजे खोले, सॉरी, और इन्हें सोसाइटी में कुछ चेंजेस पसंद आने लग गए। बट एट द सेम टाइम ये चाहते थे कि सोसाइटी में अगर बदलाव आना है तो वो स्लो तरीके से आए, स्लो चेंजेस में विश्वास रखते थे। रेडिकल लोग कह रहे थे कि यार एक दिन में रेवोल्यूशन करके भी अगर सही बदलाव आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाह रहे थे कि बदलाव धीरे धीरे आए, राजा का राजपाट भी चलता रहे, रिलीजन भी चलता रहे, नोबिलिटी के फायदे भी चलते रहे। इस टाइप का इनका सीन था। तो अब आप देखो, अब इनमें से अगर कोई रेवोल्यूशनरी बनेगा, कोई क्रांति लाने का सोचेगा, सबसे पहले क्रांति लाने का कौन सोचेगा? रेडिकल लोग सोचेंगे, क्योंकि इनके जो आइडियाज है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। उसके बाद अगर कोई क्रांति लाने का सोचेगा तो लिबरल लोग सोचेंगे, क्योंकि इनके आइडियाज भी रेडिकल से मिलते जुलते हैं। क्या कभी कंजर्वेटिव लोग क्रांति लाना चाहेंगे सोसाइटी में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो चलता आ रहा है वो इनको फायदा दे रहा है, राइट? ये चीज हो गई क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सो
कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में, यूरोप में, एशिया में, जहां पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा था, पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके की धारणाएं बन रही थी, पॉलिटिकल स्ट्रैंड्स बोला जाता है इन्हें, वही सोसाइटी की इकोनॉमी में भी बदलाव आ रहे थे। अब हो रहा था यूरोप में बच्चा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे प्यार से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो, पहले जब बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी, शिप बनाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मशीनें बनाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब सारा का सारा काम हाथ से होता था। आपको हथौड़ा बनाना है वो भी हाथ से बनेगा, आपको कपड़ा बनाना है वो भी हाथ से बनेगा, आपको कपड़ा सिलना है वो भी हाथ से बनेगा, सारा काम हाथ से होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, और क्योंकि यूरोप अमीर कॉन्टिनेंट था, एशिया थोड़ा पिछड़ा हुआ था, तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रही, कभी हथौड़ा बनने की टेक्नोलॉजी, कभी कोई मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी, कभी स्टीम इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, कभी रेलवे की टेक्नोलॉजी, है ना, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे नई नई मशीनें आने लग गई, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज आने लग गई, फैक्ट्रीज आने लग गई। पहले क्या है, घर घर में लोग अपना काम करते थे, हाथ से काम किया करते थे। अब हर जगह तुम्हें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। ऐसे शहर बसने लग गए जो बस ही इसलिए रहे थे क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज लगेंगी। जैसे मैं फरीदाबाद की पैदाइश हूं, फरीदाबाद वो इंडस्ट्रियल टाउन, फिर अभी बद्दी करके एक टाउन है हिमाचल में, वो इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है ना। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन हमारे इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये शुरुआत तभी से हो गई थी, 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी यूरोप से इंडस्ट्रियल सिटीज, इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने शुरू हो गए थे, जहां पे सिर्फ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज होती थी, राइट। और ये सब कुछ हो क्यों रहा था बच्चा? क्योंकि रेलवे आ गया था। पहले क्या होता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अपनी गाड़ी में भर के कितना सामान लेके जाओगे, अपनी बैलगाड़ी में भर के कितना सामान ले जाओगे। जैसे ही रेलवे आया, सारा सारा रॉ मटेरियल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा था। रॉ मटेरियल जब बढ़िया सामान बन जा रहा था तो वो बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट भी एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो रेलवे की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट मिला, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से रेलवे और आगे चलता गया। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप में बड़े सारे इंडस्ट्रियल सिटीज और टाउन्स आने शुरू हो गए। अब इंडस्ट्रियल टाउन्स और सिटीज तो आ रहे थे, लेकिन आज भी हाथ का काम एकदम से बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ कि मशीनें आई तो लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट में आईपैड आया तो सबने आईफोन फेंक दिए कि अब तो आईपैड यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी आईफोन चलते हैं, आईपैड भी चलता। हो सकता है आगे जाके आईफोन को यूज ही ना करे, सब लोग आईपैड यूज करें, हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो सिमिलरली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब हाथ से काम भी हुआ करता था, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ करती थी। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता था, जैसे मान लो क्रिसमस है, क्रिसमस पे लोग एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करते हैं, यूरोप वगैरह में बहुत सारी। सबसे सिंपल गिफ्ट जो होता है वो किताब होती है, बुक होती है एक, राइट। अब जब क्रिसमस का माहौल आ रहा है तब तो किताबें बहुत ज्यादा पब्लिश हो रही हैं। जब क्रिसमस चला गया कि तो किताबों का प्रोडक्शन रुक गया। तो जब सीजन आता था किसी चीज का तो लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था फैक्ट्रीज में, लेकिन जब सीजन चला जाता था, प्रोडक्शन सीजन, तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलती थी। अच्छा, तब कोई चाइल्ड लेबर लॉज वगैरह नहीं थे, तो औरतें भी काम करती थी, आदमी भी काम करते थे, और बच्चे भी फैक्ट्रीज में काम करते थे। ज्यादा घंटे काम कराया जाता था, गंदी तरीके से काम कराया जाता था, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती थी, है ना। एक तो बच्चों से काम करा और ऊपर से वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं है, पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी होती थी। अब लेकिन लोग इतने ज्यादा थे यूरोप में और काम इतना कम था कि इतने गंदे काम के लिए भी लोग गांव को छोड़ के शहर में बसने चले आते थे। और जब वो शहर में आते थे तो उन्हें गंदी गंदी जगह, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता था, क्योंकि पैसे तो इतने नहीं है कि बड़े बड़े घर अफोर्ड कर पाए। तो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। वहां पे सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम होता था। सैनिटेशन का मतलब वहां पे गंदगी वगैरह भी बहुत होती थी, बीमारियां भी बहुत फैल रही थी, तो लोग उनसे भी बहुत मरते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो वर्कर्स काम करते थे उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी, बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी। अब ये बात किन्हें खटक रही थी? लिबरल और रेडिकल लोगों को ये बातें खटक रही थी। लिबरल और रेडिकल लोगों ने सोचा, भैया हम जो है इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए हम कुछ अच्छा करके देते हैं। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, उस जमाने की जो मोस्टली इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो अमीर और अमीर लिबरल और अमीर रेडिकल लोग हुआ करते थे, उन्हीं की इंडस्ट्रीज होती थी। भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो फैक्ट्री लगाएगा। अरिस्टोक्रेसी को तो फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत है नहीं। अरिस्टोक्रेसी तो अपने लैंड से, जमींदारी सिस्टम से बहुत खूब पैसा खा रहे हैं। राजा रानियों का तो घर भरा हुआ है। लेकिन जो अमीर रेडिकल और अमीर लिबरल लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे थे, इंडस्ट्रीज लगा रहे थे। तो ये एकदम से वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज पे ताला तो नहीं लगा सकते, तो उन्होंने कुछ बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने सोचा कि फ्री लेबर अच्छी चीज है। इन्होंने सोचा कि जो अभी तक मोनार्की चल रही है वहां पे लोगों को तो फ्रीडम ही नहीं है, लोग जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम तो इंडिविजुअल फ्रीडम में विश्वास रख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिसे काम करना है वो काम करो, जिसके पास पैसा है, जिसे फैक्ट्री लगानी है वो फैक्ट्री लगाओ। लेकिन लिबरल और रेवोल्यूशनरी लोग कह रहे थे कि वर्कर्स की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और वर्कर्स की एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने ये अच्छा काम किया था
कि ये वर्कर्स की हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे थे। तो जो भी वर्कर्स को इनकी बातें पसंद आती थी, जहां पे भी लिबरल लोग और रेडिकल लोग अपनी रैलियां निकालते थे, वहां पे ये जाके वर्कर, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो चाहे बच्चे हो, जाके उनकी रैलियों में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये आप कुछ इमेजिन करो कि पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत सारी रैलियां निकल रही हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारी रैलियां निकल रही हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में एक तरीके की उथल पुथल मची हुई है, बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब कुछ लिबरल और रैडिकल लोग, है ना, देखो इंडिया से प्यार तो हम सब करते हैं, हम सब जाके सोल्जर तो नहीं बनते, हम सब जाके डॉक्टर तो नहीं बनते, हम अपना प्रोफेशन चूज करते, है ना। सिमिलरली लिबरल और रैडिकल लोग वर्कर्स की प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लिबरल और रैडिकल लोग थे जिन्हें समझ आया कि भैया सोसाइटी में इतना कुछ गलत चल रहा है कि अब हमें क्रांति चाहिए। तो सम लिबरल एंड रैडिकल पीपल बिकेम बच्चा रेवोल्यूशनरीज। क्या बन गए? रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्रांतिकारी। रेवोल्यूशनरीज कह रहे थे कि मोनार्की को खत्म कर दिया जाए। मोनार्की क्या होती है? राजा का राजपाट। मोनार्की को खत्म कर दिया जाए और नेशन स्टेट्स बना दिया जाए। जैसे आज आप इंडिया देखते हो, इंडिया क्या है? एक नेशन है, एक कंट्री है। उस जमाने में क्या होते थे? मोनार्की में कंट्री थोड़ी हुआ करती थी, मोनार्की में एम्पायर हुआ करते थे बच्चा, राजा का साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला एम्पायर को खत्म करके नेशन स्टेट बनाया जाए, लोगों को प्रजा से सिटीजन्स में कन्वर्ट किया जाए, तभी तो इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट सोसाइटी में आ पाएंगे। अब इसी में एक रेवोल्यूशनरी था जिसका नाम था गुजिप मजीनी, जो इंडिया में भी बड़ा फेमस हुआ, यूरोप में भी बड़ा फेमस हुआ, ये बहुत फेमस हुआ, ये आपको क्लास 10th में भी सताएगा। ये इटली का रहने वाला था, जिनोवा नाम के एक छोटे से शहर में पड़ा हुआ था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये क्लास 10th की सिलेबस में है, 9th में नहीं है, लेकिन गुजिप मजीनी वॉज अ वेरी फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी। ऑब्वियसली इन रेवोल्यूशनरीज को चोरी छुपके काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर राजा साहिब की नजर में आ गए तो राजा तो आपकी पिटाई लगा देगा, हो सकता है मरवा भी दे, है ना। सो ये लोग चोरी छुपे काम करते थे। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा था और पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा था। अब धीरे धीरे इसी माहौल में लिबरलिज्म, रैडिकलिज्म, रेवोल्यूशनरीज, इसी सारे माहौल में तड़का लगने वाला था, और तड़के का नाम था बच्चा सोशलिज्म। क्या नाम था तड़के का? सोशलिज्म। बच्चा सोशलिज्म होता क्या है? पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म वर्ड सुना है आपने? क्या होता है? देशभक्ति, है ना। तो देशभक्ति क्या है? एक धारणा है, एक भावना है, एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम ये मानते हैं कि आप जिस देश में रहते हो उस देश से आपको प्यार होना चाहिए, है ना। पेट्रियोटिज्म यही कहता है। सिमिलरली सोशलिज्म एक धारणा है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका कहना यह है कि सोशल का भला होना चाहिए। सोशल का मतलब पूरी सोसाइटी का भला होना चाहिए बच्चा, एक इंडिविजुअल का भला नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या कहता है? कि सोसाइटी का भला होना चाहिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल का भला नहीं होना चाहिए। तो मैं सोशलिज्म की अगर डेफिनेशन खुद से बनाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी? सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी बोलो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बोलो, कुछ भी बोलो, इट्स एन आइडियोलॉजी, एक विचार धारणा है जिसका क्या विश्वास है? दैट बिलीव्स in the profit of entire society। पूरी सोसाइटी का भला चाहती है ये, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का भला नहीं चाहती, इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। अब ये इसको कुछ तो प्रॉब्लम लगती होगी, सोसाइटी को कोई तो प्रॉब्लम लगती होगी, सोशलिज्म को कोई तो प्रॉब्लम लगती होगी। जैसे पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या बोलती है? कि जिन लोगों को देश से प्यार नहीं है वो गलत है, अपने देश से प्यार होना चाहिए। वैसे ही सोशलिज्म बोलता है कि जिन लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी में विश्वास है, कि भैया इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो और इंडिविजुअल का भला हो, जिसकी प्रॉपर्टी उसका भला हो, जिन लोगों को इस बात में विश्वास है वो गलत है, बल्कि विश्वास होना चाहिए पूरी सोसाइटी के भले में। तो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों को बोला जाता है सोशलिस्ट। ठीक है, तो आइडियोलॉजी हो गई सोशलिज्म, और जो लोग सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं उन्हें बोलते हैं सोशलिस्ट। जैसे कि पेट्रियोटिज्म एक आइडियोलॉजी है, जो लोग देशभक्त होते हैं उन्हें बोलते हैं पेट्रियोटिक, है ना। सिमिलरली सोशलिज्म, सोशलिस्ट। नाउ सोशलिज्म एंड सोशलिस्ट कौन होते हैं समझ आ गया? सोशलिज्म धारणा है, सोशलिस्ट वो लोग हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं ना। अब इन्हें प्रॉब्लम क्या लगती थी सोसाइटी में बच्चा? सोशलिस्ट लोगों को सोसाइटी में प्रॉब्लम लगती थी प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इट इज द कॉज ऑफ
ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। इनका मानना था कि भैया जिनके पास पैसा होता है वो लोग क्या है, अपनी फैक्ट्रीज बना लेते हैं, वो लोग वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, वर्कर्स से काम कराते हैं, सारा लेबर करते हैं वर्कर लोग, सारी मेहनत करते हैं वर्कर लोग, पैसा जाता है उस इंसान की जेब में जिसकी फैक्ट्री है। अब ये तो गलत है, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा, है ना। तो इनको प्रॉब्लम लगती थी कि सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इनका सोल्यूशन क्या था बच्चा, सोशलिस्ट लोग सोल्यूशन की तरह क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय सोसाइटी एज अ कलेक्टिव। मतलब कि सोसाइटी एज वन यूनिट, सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं वो अगर सब प्राइवेट प्रॉपर्टी में अपना अपना हिस्सा रखेंगे, मतलब कि सबकी होगी अगर प्रॉपर्टी तो सबका भला होगा, एक की होगी प्रॉपर्टी तो एक का भला होगा। सो दे वांटेड प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय सोसाइटी एज अ कलेक्टिव, एक साथ सबका भला हो, ठीक है। दे बिलीव्ड इन सबका भला, दे डिड नॉट बिलीव इन इंडिविजुअल प्रॉफिट। नाउ डिफरेंट सोशलिस्ट, अभी किया कैसे जाए, आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, आपने सॉल्यूशन भी बता दिया, लेकिन इस सॉल्यूशन को हम लागू कैसे करेंगे। तुम कह रहे हो क्लास 9th में 100 में से 100 लाओगे, 100 में से 100 लाओगे कैसे। अब वो लाओगे कैसे पे बहुत लोग डिबेट करते थे। कुछ सोशलिस्ट लोग थे जिनका मानना ये था भैया कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंडस्ट्रीज है, उन्हें ही अपना पैसा सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का मानना था कि यार ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाले लोगों का थोड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी प्रॉपर्टी बाकी लोगों के साथ शेयर करे, बल्कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की जगह कलेक्टिव प्रॉपर्टीज बनाए, कलेक्टिव इंडस्ट्रीज बनाए, ठीक है। तो कई लोगों का मानना था कि अमीर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई लोगों का मानना था सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ओवन टाइप के कुछ अमीर लोग थे जो इंग्लैंड के, अब देखो सोशलिज्म सिर्फ रशिया की बात नहीं, सोशलिज्म पूरे यूरोप में फैल रहा था। तो रॉबर्ट ओवन जैसे लोग थे जो मान रहे थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब सबका कोऑपरेशन हो, एक ऐसी सोसाइटी, कम्युनिटी का मतलब सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे सब लोगों का हिस्सा हो प्रॉपर्टी में, सब लोगों का हिस्सा हो इंडस्ट्री में। ऑन द अदर हैंड फ्रांस के लुई ब्लैंक की तरह भी कई सारे सोशलिस्ट भाई बहन थे जिनका मानना यह था कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोऑपरेटिव्स बनाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करे, ठीक है। सो देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलिस्ट पीपल। अब बच्चा कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है और आपका कम्युनिज्म क्या होता है, ये बहुत छोटी छोटी इनमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस बच्चों को इतने डरावने लगते हैं, आज वो सारे डिफरेंसेस आपको समझ आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझो कि सोशलिज्म में ही आगे जाके, सोशलिज्म एक बड़ा टर्म हो गया, सोशलिज्म में ही आगे जाके एक छोटा सेक्शन बन गया जिसका नाम है कैपिटलिज्म। अब दोनों में बहुत कम अंतर है, जैसे एक होती है रोटी, एक होता है पराठा, दोनों के टेस्ट में बड़ा कम अंतर होता है, बनते दोनों आटे से ही हैं, सेकने का प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है, राइट। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। सोशलिज्म भी यही मानता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैपिटलिज्म भी यही मानता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो प्राइवेट का फायदा होगा, इंडिविजुअल का फायदा होगा, सोसाइटी का फायदा नहीं होगा। बट कैपिटलिज्म कह रही हूँ, सॉरी कम्युनिज्म, यहाँ पे कम्युनिज्म आएगा बच्चा, सॉरी कम्युनिज्म। लेकिन कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और साथ में फेडरिक एंगल, कार्ल मार्क्स और उनके एक दोस्त थे फेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाके कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। इन्होंने क्या बोला कि देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्रियल ओनर होता है, वो अपना पैसा लगाता है, फैक्ट्री खोलता है, वर्कर्स को हायर करता है, वर्कर्स को 100-200 रुपए देके चलता कर देता है, और वर्कर्स के लेबर से जो सारी मेहनत से जो प्रॉफिट निकलता है वो अपनी जेब में भर लेता है। तो इन्होंने बोला अभी क्या चल रहा है सोसाइटी में, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला सोसाइटी इज ऑपरेटिंग एज, इन्होंने प्रॉब्लम बोली दैट सोसाइटी इज कैपिटलिस्ट, सोसाइटी इज कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब जो सोसाइटी का कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पैसा, सोसाइटी का जो पैसा है वो कुछ लोगों के हाथ में। यही जो कैपिटलिस्ट लोग हैं यही बाद में जाके क्या बनते हैं, फैक्ट्री के ओनर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चा, फैक्ट्री के ओनर बनते हैं। और जब यही फैक्ट्री के ओनर बनते हैं, कैपिटलिस्ट बनते हैं, तो सिर्फ इनका फायदा होता है। इन्होंने सॉल्यूशन क्या बताया, कार्ल मार्क्स ने सॉल्यूशन बताया कि कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिए, कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिए और कम्युनिज्म को लाना चाहिए।
कम्युनिज्म को लाना चाहिए। बच्चा कम्यून, जहां पे भी वर्ड दिखे ना तुम्हें कम्यून, समझ जाओ कि सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। जहां पे भी तुम्हें वर्ड दिखे कैपिटल, समझ जाओ पैसे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला सोसाइटी से कैपिटलिस्ट को खत्म करके कम्युनिज्म लाना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है ज्यादातर वर्कर्स के बारे में बात करते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सोशलिज्म का एक सब सब्जेक्ट बना दिया था जो आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे बेस्ड था। समझ रहे हो ना आप, सोशलिज्म पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है, क्या कम्युनिज्म सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को बोला कि भैया वर्कर्स को फैक्ट्री ओनर्स से अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा, वर्कर्स को फैक्ट्री ओनर्स के हाथ में से पावर छीननी पड़ेगी। तो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं वहां वहां वर्कर्स को रेवोल्यूशन करना चाहिए और फैक्ट्री ओनर से फैक्ट्री को छीनना चाहिए। इनका मानना यह था कि भैया फैक्ट्री में लेबर और मेहनत अगर वर्कर्स कर रहे हैं तो प्रॉफिट वर्कर्स के पास डिवाइड होना चाहिए, फैक्ट्री ओनर के पास नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म को खत्म करो, कम्युनिज्म को लेके आओ। कम्युनिज्म का मतलब फैक्ट्री ओनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिवाइड करो, ना कि सारा का सारा प्रॉफिट फैक्ट्री ओनर की, सॉरी वर्कर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करो, ना कि फैक्ट्री ओनर की जेब में जाए प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो हो गया सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो धीरे 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 अब देखो पूरे यूरोप में तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज अभी आई नहीं थी, तो कम्युनिज्म भी फेमस हो रहा था, लेकिन ज्यादा तेजी से फेमस क्या हो रहा था, सोशलिज्म हो रहा था। ठीक है, तो सोशलिज्म यूरोप में धीरे धीरे 1850s आते आते 1870s आते आते इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अलग अलग जगहों पे सोशलिज्म के नाम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई। फॉर एग्जांपल सेकेंड इंटरनेशनल एक पूरे यूरोप की इकलौती ऐसी बॉडी थी जिसमें स्पेन के सोशलिस्ट लोग भी मेंबर थे, फ्रांस के सोशलिस्ट लोग भी मेंबर थे, रशिया के सोशलिस्ट लोग भी मेंबर थे। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी उस जमाने में। जो भी सोशलिज्म में विश्वास रखता था वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनी बच्चा। अब ये जो अब ध्यान से सुनो, सोशलिस्ट इस चैप्टर के लिए सोशलिस्ट बोलो या कम्युनिस्ट बोलो एक ही बात है, दोनों में क्या डिफरेंस है छोटा सा वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इस चैप्टर में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक ही बात है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट लोग क्या बोल रहे थे कि वर्कर्स का भला होना चाहिए, तो सोशलिस्ट लोग भी मोस्टली उस जमाने की सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो वर्कर्स हुआ करते थे। भैया उन्हीं के तो फायदे की बात बोली जा रही है ना, तो फिर वही होते थे मेंबर्स मोस्टली। और ये लोग सेकेंड इंटरनेशनल हो या कोई भी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन, अच्छी तनख्वाह, अच्छा काम, कम घंटे काम कराना, प्यार से काम कराना, उन्हें हरास नहीं करना, उन्हें वोटिंग का हक देना, इस तरीके के वर्कर्स के हित में जो भी बातें होती थी, सोशलिस्ट लोग या कम्युनिस्ट लोग जो भी बोलना है वो लोग ये सारी डिमांड आगे रखते थे। क्यों? क्योंकि मोस्टली मेंबर्स जो होते थे उन ऑर्गेनाइजेशंस के वो वर्कर्स होते थे। नाउ अब धीरे धीरे सोशलिज्म इतना फैल गया कि जर्मनी में सोशलिज्म के नाम पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, जो आज भी ब्रिटेन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, वो भी सोशलिज्म के नाम पे खुली थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी अगेन सोशलिज्म के नाम पे खुल गई। तो धीरे धीरे सोशलिज्म अब इतना फैल रहा था कि पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी देश में इलेक्शन होते थे तो सोशलिस्ट लीडर पूरी ही पावर में आ जाते थे। मतलब कि सोशलिज्म अभी धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन इतना उफान पे नहीं आया था, इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था कि सरकार सोशलिस्ट लोग बना रहे थे। सरकार अभी भी कंजर्वेटिव लोगों की बन रही थी, जिनके हाथ में अभी भी पैसा था, पावर था, राजा के सगे थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। तो 1914 तक बेशक सोशलिस्ट लोगों की सरकार नहीं बनी हो, लेकिन इस चैप्टर में आपको आगे देखने को मिलेगा कि जल्दी ही अगले 10 सालों में पूरी दुनिया में सोशलिस्ट लोग पावर में आना शुरू हो गए थे। ठीक है जी, आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, और बहुत अच्छी लग रही है, सबको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो अब आते हैं रशिया में। तो चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट हमने कर लिया है, अब रशियन रेवोल्यूशन की तरफ चलेंगे। रशियन रेवोल्यूशन कोई एक पर्टिकुलर क्रांति नहीं थी बच्चा। जब मैं बोलती हूँ रशियन रेवोल्यूशन RR, तो मेरा मतलब है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन प्लस अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये दोनों रेवोल्यूशन साथ में मिला के रशियन रेवोल्यूशन बनाते हैं। इनके अलावा भी रशिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए छोटे छोटे, लेकिन मेन ये 2 रेवोल्यूशन को रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि रशिया में जहां पे सदियों से एक ही घराने का राजपाट चल रहा था, राजा चल रहा था, जार,
अच्छा जैसे हिंदी में राजा बोलते हैं, इंग्लिश में किंग बोलते हैं, वैसे ही रशियन भाषा में जार बोलते हैं, टी साइलेंट होता है बच्चा, ठीक है। तो रशिया में सदियों से राजा का राजपाट चल रहा था, राजघराना राज करता था। तो ऐसा क्या हुआ रशिया में कि रेवोल्यूशन करना आन पड़ा, और वो भी वर्कर्स ने राजा को ही अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि रशिया दिखता कैसे था रेवोल्यूशन से पहले। सो रशिया जैसा कोई देश तो नहीं था, रशियन एम्पायर हुआ करता था, राजा का साम्राज्य होता है, राजा का देश नहीं होता है। राजा का नाम था बच्चा, राजा का नाम था, एक सेकेंड, मैंने स्लाइड पे कुछ नहीं लिखा है क्या? एक जार था और एक जारीना था, जार और जारीना, राइट। जार का नाम था निकोलस और जारीना का नाम था एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था? एलेक्जेंड्रिया शादी से पहले जर्मनी की थी, शादी के बाद वो रशिया की रानी बन गई थी। इनके बड़े सारे बच्चे थे, 4-5 लड़कियां थी, एक लड़का भी था इनका, ठीक है। थोड़ा मैंने बैकग्राउंड में ऐसे ही बता दिया तुम्हें। अब राजा साहब जो है पूरे रशियन एम्पायर पे राज किया करते थे। अब रशियन एम्पायर में आज जो सेंट्रल एशिया माना जाता है, जैसे अजरबैजान हो गया, है ना, वो वाला हिस्सा भी तब उसमें आता था, आर्मीनिया हो गया, ये सब सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, तब रशियन एम्पायर का हिस्सा था। पोलैंड हो गया जो अलग देश है, वो रशियन एम्पायर का हिस्सा था। यूक्रेन हो गया जिसपे रशिया ने अभी वॉर छिड़ी हुई है, वो रशियन एम्पायर का देश था, के अंदर आता था। इसके अलावा लात्विया हो गया, एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब क्या है? सेपरेट कंट्रीज है, ये सब रशियन एम्पायर के अंडर आया करते थे। तो रशियन एम्पायर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था बच्चा, और ये राजा जो है पूरी दुनिया में बहुत नामी गिरामी राजा हुआ करता था, खूब पैसा था इनके पास। अच्छा, ऐसा नहीं था कि राजा, अब राजा इतने बड़े एरिया पे राज कर रहा है तो सब जगह एक ही रिलीजन तो फॉलो नहीं होता था, कहीं पे कैथोलिज्म होता था, कहीं पे रॉक होता था। तो मेजॉरिटी रिलीजन जो था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मतलब सबसे ज्यादा लोग रशियन एम्पायर में कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में से पैदा हुआ था। लेकिन बाकी लोग इस्लाम को भी फॉलो करते थे, है ना, कुछ लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे, बहुत कम लोग ही सही लेकिन बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे, कुछ लोग कैथोलिक थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट थे, तो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, कुछ लोग ग्रीक भी थे। लेकिन मेनली जो लोग हैं वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, और राजा भी जो है वो रॉक यानी कि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ रशियन बिफोर 1914। तो अभी हमने देखा कि रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि रशियन एम्पायर में बहुत सारे देश आते थे, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि मेजॉरिटी रिलीजन क्या था। अब रशिया काम क्या करता था, थोड़ा हम उस पर देखते हैं। देखो, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ब्रिटेन, फिर आया फ्रांस, फिर फैला जर्मनी, स्पेन, सब इटली, सब जगह फैल गया। तो बाकी जो यूरोप के देश थे जैसे स्पेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, वहां पे 40-50% लोग ही फार्मिंग करते थे, बाकी जो कंट्री है धीरे धीरे फैक्ट्रीज में तब्दील हो गया था। लेकिन रशिया की बात की जाए बच्चा, तो रशिया में 85% लोग क्या करते थे? फार्मिंग करते थे। तो रशिया यूरोप के बाकी देशों से क्या था? बड़ा डिफरेंट था। एक तरीके से आप बोलते हो कि बैकवर्ड कंट्रीज में आता था, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते थे? खेती करते थे, ग्रेन उगाते थे, अनाज उगाते थे। अब ये अनाज रशिया में भी लोग खाते थे, और रशिया इतना ज्यादा अनाज उगाता था कि यूरोप के बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी किया करता था, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या थे? फार्मर्स थे। बाकी 15% लोग क्या करते थे? वो वर्कर हुआ करते थे, ठीक है। तो रशिया में मेजरली 2 ऑक्यूपेशन थे, एक तो फार्मर्स थे बच्चा, और एक पेजेंट्स थे। एक क्या थे? पेजेंट्स थे, और सॉरी एक वर्कर्स थे, वर्कर्स और पेजेंट्स। नाउ अब कमाल की बात यह है कि सोशलिज्म जो थ्योरी पूरे यूरोप में फेमस हो रही थी, उसने रशिया में रेवोल्यूशन क्यों कराया? क्योंकि रशिया के फार्मर्स और रशिया के वर्कर्स दोनों ने ही सोशलिज्म को बिल्कुल घोल के पी लिया। मतलब इन दोनों ही कम्युनिटीज को इतना ज्यादा पसंद आया सोशलिज्म। अभी आप इनकी हरकतें देखोगे आगे आगे, इनकी हरकतें भी सोशलिज्म के सपोर्ट में ही थी हमेशा से। मतलब सोशलिज्म जब दुनिया में था भी नहीं, तब भी रशिया के फार्मर्स और रशिया के वर्कर्स एक तरीके से प्रैक्टिस सोशलिज्म ही करते थे, ठीक है। सो अभी आप आगे देखोगे, एक सेकेंड, हाँ। तो धीरे धीरे रशिया में भी फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई। वैसे तो 85% जनता फार्मर थी, फार्मर्स पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रशिया में आया, रशिया में भी रेलवे बनी, रशिया में भी लोगों ने आके फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, फैक्ट्रीज बनानी शुरू की, तो रशिया में भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स करके एक कम्युनिटी आ गई। पहले तो क्या होता था? सिर्फ
एक ही तरीके के वर्कर होते थे, उन्हें बोला जाता था क्राफ्ट वर्कर। क्राफ्ट वर्कर कौन होते हैं बच्चा? जो हाथ से काम करते हैं, हैंडमेड काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर कैसा काम करते हैं? वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मतलब कि वो मशीन से सामान बनाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? मशीन से सामान बनाते हैं, मशीन मेड सामान बनाते हैं। तो दो तरीके के वर्कर थे। तो ज्यादातर कौन से वर्कर होंगे? जब रशिया थोड़ा बैकवर्ड कंट्री में काउंट हो रहा है तो ज्यादातर लोग क्राफ्ट वर्कर हुआ करते थे। लेकिन 1900 आते आते, 1900 आते आते, जैसे जैसे रेलवे बनता जा रहा था वैसे वैसे और इंडस्ट्रीज बनती जा रही थी, इंडस्ट्रियल टाउन्स बनते जा रहे थे। अभी भी बहुत कम इंडस्ट्रियल टाउन्स थे। एक था आपका सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम ना जर्मनी के नाम पे पड़ा था। पीटर्सबर्ग नाम जो है वो बड़ा जर्मन नाम है, ये मैं क्यों बता रही हूँ आगे पता चलेगा। लेकिन एक जगह थी मॉस्को। तो ये दो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे बड़े फेमस। तो इंडस्ट्रीज अभी भी पॉकेट्स में थी। पॉकेट्स का मतलब आप पूरी पैंट में तो पैसे नहीं रखते हो, सिर्फ पॉकेट में पैसे रखते हो। इसी तरीके से पूरी रशिया में इंडस्ट्रीज नहीं फैली हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में मोस्टली इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। लेकिन ज्यादातर काम अभी भी कैसे होता था? हाथ से होता था, क्राफ्ट यूनिट्स में होता था। क्राफ्ट वर्कर किया करते थे, हाथ से काम किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे रेलवे के आने के बाद 1900 आते आते इक्वल नंबर होने लग गया, यानी कि हाथ से भी उतना ही काम हो रहा था जितना फैक्ट्रीज में हो रहा था। तो कोयले का प्रोडक्शन डबल हो गया। जैसे जैसे रेलवे आया कोयले का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रशिया में भी और तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब ये जो वर्कर्स थे बच्चा, ये जो वर्कर्स थे, एक तो हो गए क्राफ्ट यूनिट्स के वर्कर, यानी कि जहां हाथ से काम हो रहा है। एक हो गए फैक्ट्रीज के वर्कर, ठीक है। तो क्राफ्ट यूनिट के वर्कर को तो और ज्यादा काम करना पड़ता था, 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। फैक्ट्रीज के वर्कर को 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज को सरकार के साथ रजिस्ट्री करानी पड़ती थी कि भैया हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो जो भी लिबरल लोग या रेडिकल लोगों की फैक्ट्री होती थी, गवर्नमेंट उन पर निगरानी रखती थी। राजा की जो भी सरकार होती थी वो उस पर निगरानी रखती थी। वो देखती थी कि लोगों से अच्छे से काम कराया जाए, कम घंटे काम कराया जाए। बताओ 10 से 12 घंटे उस जमाने के हिसाब से कम काम है। कम काम कराया जाए, अच्छे से काम कराया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो। फिर भी फैक्ट्रीज में भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक किए जाते थे, लेकिन कम किए जाते थे। क्राफ्ट यूनिट्स में छोटी छोटी क्राफ्ट यूनिट होती थी, लोग घरों में काम करते थे, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में पता ही नहीं होता था। तो यहाँ पे लोगों का ज्यादा शोषण होता था, फैक्ट्रीज में फिर भी लोगों का कम शोषण होता था। अच्छा, अब फैक्ट्रीज के वर्कर्स ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे दिखते थे। कुछ वर्कर्स थे जो अमीर थे, मतलब कि कुछ वर्कर्स थे जो महंगा काम करते थे तो उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। कुछ वर्कर्स थे जो लो लेवल के वर्कर थे तो उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी। तो जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती थी वो किराए के घर में रहते थे, उनका प्रॉपर कमरा होता था। जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जिनको कम तनख्वाह मिलती थी वो इस तरीके से सोते थे। इनको बोला जाता है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री बोलो, डॉर्म्स बोलो, एक ही बात है। डॉर्म्स का मतलब जैसे आजकल के हॉस्टल होते हैं बच्चा, कि बेड 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 लगे होते हैं, सब एक ही साथ सोते हैं, कोई प्रिवेसी नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास अपना अलग कमरा है। एक डॉर्मेट्री के एंड में 2-3 वॉशरूम होंगे, सबको वहीं जाना होता है। तो इस तरीके से वर्कर्स रहते थे, गरीब वर्कर्स। तो वर्कर्स वर वेरी 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 डिफरेंट। देयर वर वेरी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग वर्कर्स आल्सो। देयर वर सम वर्कर्स दैट वर रिच बच्चा, there were some workers that were poor बच्चा, there were women workers also, राइट। विमेन वर्कर को उसी काम के, जिसके एक आदमी को ज्यादा पैसे मिलते थे, उसी काम के औरतों को कम पैसे मिलते थे। रिच वर्कर्स होते थे जैसे कि मेटल वर्कर। भैया जिस चीज की डिमांड होती है, जैसे आजकल आईटी की बड़ी डिमांड है ना, तो सिविल इंजीनियर्स को उतने पैसे नहीं मिलते जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलते हैं। सिमिलरली उस जमाने में मेटल की बहुत डिमांड थी, रेलवे बहुत बन रहा था, आयरन की बहुत डिमांड थी। तो मेटल में जो वर्कर काम करते थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेसी मानते थे, वर्कर कम्युनिटी का मतलब अमीर थे वो बहुत ज्यादा। लेकिन बाकी जो कॉटन वर्कर हुआ करते थे या नॉर्मल जो वर्कर हुआ करते थे वो थोड़े गरीब हुआ करते थे। गरीब वर्कर्स रहते थे डॉर्म्स में, रिच वर्कर्स रहते थे कमरों में, विमेन वर्कर्स भी जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। तो वर्कर्स में भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन थी। देयर वर अ लॉट ऑफ डिवीजन अमंग वर्कर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेसेस भी था बच्चा, कपड़ों के बेसिस पे भी लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे, है ना। रेलवे वर्कर अलग कपड़े पहनते थे, डॉक वर्कर्स अलग कपड़े पहनते थे, कॉटन इंडस्ट्री के वर्कर अलग कपड़े पहनते थे। और स्टेटस के बेसिस पे, स्टेटस यानी कि पैसे के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। अब कुछ वर्कर्स थे जो परमानेंटली शहरों में शिफ्ट हो गए थे फैमिलीज को लेके, कुछ वर्कर्स थे जो अभी भी उनकी फैमिलीज गांव में रहती थी, तो उनका गांव के साथ बहुत आना जाना था और वो शहर में रह के काम करते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स, विमेन वर्कर भी थे, वर्कर एसोसिएशंस भी थी। लेकिन एक चीज, अब मैं क्या बोल रही थी कि रशिया के फार्मर्स और वर्कर्स दोनों ही क्या थे, सोशलिस्ट थे। तो सोशलिज्म क्या कहता है कि सबका भला हो, एक इंसान का भला ना हो,
सबका भला हो। तो डिस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, इतनी सारी अलग अलग चीजें होने के बावजूद भी रशिया के जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे बच्चा, वो वर्कर एसोसिएशंस बनाया करते थे। एसोसिएशंस का मतलब वो अपनी गुटबाजी बनाया करते थे, अपनी ट्रेड यूनियंस बनाया करते थे, और इन यूनियंस में एक दूसरे को क्या करते थे, दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। जब भी किसी वर्कर को पैसे की जरूरत होती थी तो दूसरा वर्कर उसे पैसे दे देता था। जब भी कोई वर्कर बीमार होता था और उसकी नौकरी छूट जाती थी तो दूसरा वर्कर उसे दूसरी नौकरी दिलवाता था। तो दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। इनफैक्ट अगर किसी फैक्ट्रीज में किसी वर्कर के साथ बदतमीजी की है तो सारे वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते थे। तो वो सिर्फ अपना अपना नहीं देखते थे, वो आपस में एक दूसरे का क्या रखते थे, ख्याल रखते थे। तो दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। तो ये वाला जो पॉइंट है कि वो अपना ख्याल नहीं रखते थे, वो सबका ख्याल रखते थे, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी सोशलिस्ट। तो इनको सोशलिज्म ऑलरेडी बहुत प्यारा लग रहा था। अब चलते हैं हम, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया ना, यूनिटी अमंग वर्कर। हाँ, स्ट्राइक वगैरह होती रहती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेटल इंडस्ट्री दोनों में होती थी। अब फार्मर्स की बात करते हैं रशिया के। अच्छा जी तो इस पे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि रशिया के फार्मर्स बाकी यूरोप के फार्मर से बहुत ज्यादा डिफरेंट क्यों होते। बच्चा पेजेंट बोलो फार्मर बोलो एक ही बात। तो देखो बाकी यूरोप में क्या है ना, राजा की होती थी इज्जत, राजा की, रानी की, राजघराने की, नोबिलिटी की, क्लर्जी की। रशिया में नहीं होती थी इज्जत। रशिया में भी अमीर लोगों के पास ही सारा लैंड था, तो मोस्टली जो लैंड हुआ करता था वो या तो क्राउन के पास था, क्राउन मतलब राजा के पास था, या तो नोबिलिटी के पास था, नोबिलिटी मतलब जो अमीर सेक्शन था, जो एरिस्टोक्रेसी सेक्शन था, या फिर चर्च के पास था, यानी कि क्लर्जी के पास था। इन तीनों की ही फार्मर्स कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट रशिया के फार्मर ज्यादातर रिलीजन में भी विश्वास नहीं रखते थे। बाकी यूरोप के जो फार्मर थे वो बहुत रिलीजियस है, रशिया के फार्मर्स रिलीजन में भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे और अपने ही यहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करते थे। इनफैक्ट रशिया के फार्मर्स क्या चाहते थे बच्चा, रशिया के फार्मर्स कह रहे थे लैंड शुड बी गिवन टू देम। उनका ये मानना था कि भैया जब लैंड पे खेती हम कर रहे हैं, जमींदार लोग तो खेती नहीं कर रहे हैं, है ना, जिनकी जमीनें हैं, जो बड़े बड़े हवेली के मालिक लोग हैं, वो तो खेती नहीं कर रहे हैं, वो हमसे खेती करा रहे हैं, तो फिर हमारा होना चाहिए ना लैंड। जब इस पे लेबर हम कर रहे हैं तो ये लैंड भी हमारा होना चाहिए। अब ये बात क्या है बच्चा, वेरी सोशलिस्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सोशलिज्म सेज ना, कि जो मेहनत करे प्रॉफिट उसका होना चाहिए। तो रशिया के फार्मर्स एक तरीके से क्या हो गए, नेचुरली सोशलिस्ट हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये लोग ना इसी बात की वजह से अपने क्राउन को, नोबिलिटी को, क्लर्जी को, जिसके भी लैंड पे छोटे फार्मर्स काम किया करते थे, ये उनको रेंट भी नहीं दिया करते थे। 1902 तक पूरे साउथ ऑफ रशिया में मर्डर होने शुरू हो गए थे कि अगर ज्यादा रेंट मांगा जाता था ना तो फार्मर्स अपने ही मकान मालिक का मर्डर कर देते थे। 1905 आते आते पूरे रशिया में मर्डर होने शुरू हो गए। तो फार्मर से बच के रहना पड़ता था। फार्मर जो है, किसान जो है वहां के, वो बाकी यूरोप के किसानों की तरह नहीं थे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट रशियन फार्मर्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, रेंट मांगने जाओ तो गुस्सा करते थे, मार ही डालते थे। दूसरा पॉइंट ये हो गया बच्चा कि ये लोग ना कम्युन में विश्वास रखते थे। जैसे मान लो ये छोटा सा फार्म है, 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 तो इन्हें नेचुरली समझ आता था कि एक काम करते हैं यार, इसे एक बड़ा यूनिट बना के इस पे खेती करते हैं, इस पे लेबर करते हैं, और लेबर से जो प्रॉफिट आएगा हम उसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये लोग ना छोटे फार्म्स को बड़ा फार्म बना के, आसपास के फार्मर्स के साथ मिलके उसका बड़ा फार्म बना के उस पे खेती करते थे और प्रॉफिट को करते थे डिवाइड। और प्रॉफिट को डिवाइड किस बेसिस पे करते थे, ये नहीं इक्वल भैया 3 फैमिलीज ने काम किया तो तीनों को इक्वल डिवाइड हो गया। जिसकी जितनी बड़ी फैमिली है उसे उतना ज्यादा मिलेगा, जिसकी छोटी फैमिली है उसे थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग बिल्कुल इक्वालिटी में विश्वास रखते थे। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी सोशलिस्ट। सोशलिज्म यही तो कहता है जिसे जितना चाहिए उसे उतना मिलना चाहिए, है ना, सबका भला हो उस हिसाब से जिसकी जितनी जरूरत है। तो नेचुरली रशिया के फार्मर्स क्या थे, सोशलिस्ट हुआ करते थे। तो समझ आया कि रशिया में सोशलिज्म के नाम पे रशियन रेवोल्यूशन क्यों होने वाला था, क्योंकि भैया वहां के वर्कर्स और वहां के फार्मर थे ही सोशलिस्ट। चलो अब आगे चलते हैं और पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स हो गया या फ्रेडरिक एंगल हो गया, बेसिकली जो उस जमाने के जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग थे, धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि राजा का राजपाट जो है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हमें सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, हमें अपनी खुद की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खोलनी चाहिए। तो 1898 में एक बहुत बड़ी सी पार्टी बनी बच्चा, जिसे बोला जाता है SPWP। ठीक है, SDWP, सॉरी, सोशल डेमोक्रेटिक
वर्कर्स पार्टी। अब नाम में वर्कर्स आ रहा है क्योंकि मोस्टली उस जमाने के जो सोशलिस्ट हुआ करते थे वो वर्कर्स हुआ करते थे, लेकिन देखते ही देखते ये पार्टी इतनी बड़ी बन गई बच्चा, कहाँ लिखूं मैं, यही समझाती हूँ। देखते ही देखते ये पार्टी इतनी बड़ी बन गई बच्चा कि इसमें दो ग्रुप बन गए, एक हो गया सोशल डेमोक्रेट्स और एक हो गया सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, तो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में के जो मेंबर्स जो सोशल रिपब्लिक अपने आप को बोलने लग गए थे, उनका मानना था कि पार्टी के मेन मेंबर्स फार्मर्स होने चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि पार्टी के मेन मेंबर्स वर्कर्स होने चाहिए। तो पार्टी में जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो वर्कर्स की मांगों पे ध्यान देते थे कि भैया फैक्ट्रीज में अच्छे से काम कराया जाए, अच्छी तनख्वाह मिले, कम घंटे काम कराया जाए, अच्छी कंडीशंस में काम कराया जाए, वर्कर्स के हित की बातें करते थे। जो सोशल रिपब्लिक्स हुआ करते थे वो लोग क्या बातें करते थे कि भैया फार्मर्स की बातें सही हैं, फार्मर्स जो कह रहे हैं कि लैंड उन्हें ही दे देना चाहिए, या अमीर लोगों के पास लैंड क्यों है, जब खेती छोटे फार्मर्स कर रहे हैं तो छोटे फार्मर्स को ही लैंड देना चाहिए। तो वो लोग इन सारी बातों पर विश्वास रखते थे, लेकिन दोनों ही अभी किसका हिस्सा थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे। फिर आया एक आदमी बच्चा जिसका नाम था लेनिन। एक सेकंड रुको, मैं माइक ठीक कर लूं। हेलो हेलो, हाँ, फिर आया एक आदमी व्लादिमीर लेनिन। ये है भाई साहब लेनिन। ओहो, और ये है मार्तोव। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे बच्चा, लेनिन बन गया सोशल डेमोक्रेट्स का हेड। लेनिन ने बोल दिया कि जो लोग मेरी तरह सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो SDWP जो भी पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, उसमें से अलग हो जाओ। मार्तोव ने बोला भैया हम भी अलग हो जाते हैं, जो सोशल रिपब्लिक्स हैं वो भी अलग हो गए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वो भी अलग हो गए, और लेनिन भी अलग हो गया। तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिपब्लिकन ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली। लेनिन बन गया सोशल डेमोक्रेट्स का हेड और जूलियस मार्तोव बन गए सोशल रिपब्लिकन्स के हेड। ये चाह रहे थे कि फार्मर्स की होनी चाहिए पार्टी और ये चाह रहे थे कि वर्कर्स की होनी चाहिए पार्टी। तो लेनिन की पार्टी का नाम बन गया बच्चा बोल्शिविक। क्या बन गया? बोल्शिविक। और मार्तोव की पार्टी का नाम बन गया क्या आपका? मेंशिविक। मेंशिविक। अब लेनिन ज्यादा गुस्सैल आदमी था, लेनिन था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। लेनिन कह रहा था कि पार्टी के अंदर सिर्फ वर्कर्स होने चाहिए, वर्कर्स के अलावा पार्टी किसी की नहीं होनी चाहिए। ये जो थोड़ा सा लीनियंट आदमी था, थोड़ा सा सुलझा हुआ आदमी था, ये कह रहा था कि यार पार्टी में मेजरली फार्मर्स होने चाहिए, लेकिन फार्मर्स के अलावा अगर बाकी लोग भी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनको आने की एंट्री तो मिलनी चाहिए, कम से कम पार्टी सबके लिए खुली होनी चाहिए। बोल्शेविक कह रहे थे कि पार्टी की मेंबरशिप किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, मीटिंग कब होगी कब नहीं होगी, सब कुछ एक तरीके से प्लान होना चाहिए। ये कह रहे थे कि यार इतनी जल्दी क्या है, रेवोल्यूशन थोड़ी लाना है, धीरे धीरे इलेक्शंस होंगे, धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ बोल्शेविक्स कह रहे थे कि अगर सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा रेवोल्यूशन चाहिए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं क्रांति चाहिए तो क्रांति लाऊंगा। ठीक है, यहाँ कह रहे थे कि क्रांति में बहुत खून खराबा होगा, धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा, सोसाइटी बदल जाएगी। तो बोल्शेविक एक तरीके से ज्यादा रैडिकल थे बच्चा, ज्यादा एक्सट्रीम थे। मेंशेविक एक तरीके से कम एक्सट्रीम थे। क्यों मैं बोल रही हूँ ये सारी बातें? क्योंकि आगे व्लादिमीर लेनिन की ये जो आइडियोलॉजी है, बोल्शेविक आइडियोलॉजी, जो बहुत ही काफी कड़क आइडियोलॉजी है, इसी की वजह से रशिया में आने वाले हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है। चलते हैं आगे, 1905 के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से पहले एक छोटा सा रेवोल्यूशन हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो देखो हालत बहुत खराब हो गई रशिया की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी हालत बुरी होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, महंगाई बढ़ गई थी, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी, लोगों की तनख्वाह बढ़ी नहीं थी। अब क्या होता है, रशिया में बहुत जाड़ा पड़ता है, रशिया में बहुत सर्दी पड़ती है, तो कभी कभी इतनी सर्दी पड़ जाती है, इतनी बर्फ पड़ जाती है कि खेत सारे खराब हो जाते हैं, खेतों में बर्फ ही बर्फ जम जाती है, वो सारा अनाज हो जाता है खराब। तो इसी तरीके से बहुत बैड हार्वेस्ट हुआ था बच्चा 1904 में, बहुत बैड हार्वेस्ट हुआ था, स्नोफॉल वगैरह की वजह से फसल हो गई थी खराब। अब जब फसल खराब होगी तो खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। तो 1904 में हो गई थी शॉर्टेज। शॉर्टेज किसकी बच्चा? खाने की।
अच्छा, जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो सामान के प्राइसेस घटेंगे कि बढ़ेंगे? ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। जो चीज कम मिलती है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस बढ़ गए थे। प्राइसेस प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स मतलब कि अनाज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब महंगाई बढ़ गई है लेकिन लोगों की तनख्वाह बढ़ी नहीं है, तो रियल वेजेस क्या हो गई थी? रियल वेजेस एक तरीके से हो गई थी रिड्यूस। अब समझो, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें दे रही हूं 100 रुपए और मैं बोल रही हूँ 100 रुपए में जाओ लेस के पैकेट खरीद के लाओ 20-20 वाले। अब 100 रुपए में तुम 5 लेस के पैकेट खरीद सकते हो। अब उसी लेस के पैकेट का प्राइस मैं अगर 40 रुपए कर दूं तो तुम्हारे 100 रुपए में 2.5 पैकेट आएंगे। पहले 5 पैकेट आ रहे थे, अब 2.5 पैकेट आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और क्योंकि लोगों की तनख्वाह बढ़ी नहीं थी तो एक तरीके से उनकी जो वेजेस हैं वो सामान खरीदने के लिए कम पड़ने लग गई थी। तो इसी का मतलब होता है कि रियल वेजेस घटने लग गई थी। तो 1904 में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और 1904 के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ वो लिबरल लोग, चाहे सोशल रिपब्लिकन्स बोलो, मेंशेविक बोलो, बोल्शेविक बोलो, मेंशेविक, बोल्शेविक, लिबरल, रैडिकल, डेमोक्रेटिक, रेवोल्यूशनरी, सब लोगों ने मिलके इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से 1905 का रेवोल्यूशन किया। इनफैक्ट रशिया इतना बड़ा एम्पायर था कि इन पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ मुस्लिम जडीडिस भी चले गए थे। अब रशिया में कई हिस्से थे जहां पे इस्लाम फॉलो होता था, लेकिन वो इस्लाम जो है बहुत पुराने तरीके से फॉलो होता था। जो सोसाइटी में, जो मुस्लिम भाई बहन सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, इस्लाम के थ्रू बदलाव चाहते थे, उन्हें बोला जाता था रशियन एम्पायर में जडीडिस। तो जडीडिस 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जडीडिस कौन होते हैं? तो जडीडिस लोगों ने भी इस रेवोल्यूशन में क्या किया? हिस्सा लिया। तो हिस्सा रेवोल्यूशन हो क्यों रहा था समझ आया, और रेवोल्यूशन किया किसने समझ आया? किसके खिलाफ किया होगा? राजा के खिलाफ किया होगा। तो चलो अब 1904 का रीजन समझते हैं। डिमांड क्या थी? डिमांड थी ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड थी बेटर वर्किंग कंडीशन, भैया वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। डिमांड थी पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ाने को क्या बोलोगे? इंक्रीमेंट इन वेजेस। डिमांड थी कम घंटे काम कराओ, रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स। यही सारी डिमांड थी लोगों की। राइट तो हुआ क्या कि वर्कर्स वैसे ही बड़ा गुस्सा रहते थे। प्यूटिलॉफ करके एक कंपनी हुआ करती थी, आयरन की कंपनी हुआ करती थी, वहां से ना देखते ही देखते वर्कर्स को निकाल दिया, खूब सारे वर्कर्स को निकाल दिया। अब उसमें से जो 4 वर्कर्स थे वो ऑलरेडी पॉलिटिकल, ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, भैया 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब इलीगल थी। राजा कह रहा था कि मेरा राज है तो तुम्हारा होना इलीगल है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते जो बाकी दुनिया की जो कंट्रीज थी जहां पे राजा का राजपाट था, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, वहां पे ड्यूमा बनना शुरू हो गया था, पार्लियामेंट बनना शुरू हो गया था। राजा था लेकिन पार्लियामेंट भी था। रशिया में अभी तक पार्लियामेंट भी नहीं था। तो रशिया के लोगों को खुंदस थी कि भाई यूरोप में बदलाव आ रहा है लेकिन हमारे रशिया में बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लोग जो है वैसे भी आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब एक प्यूटिलॉव नाम की कंपनी से 4 ऐसे लोगों को निकाल दिया गया जो पॉलिटिकली चार्ज थे, जो पॉलिटिकली रेडिकल थे, तो फिर वो चले गए बोल्शेविक और मेंशेविक के पास। उन्होंने बताया कि भैया हमें तो जॉब से निकाल दिया, यहाँ एक तो खाना नहीं मिल रहा है, खाना महंगा भी बहुत हो गया है, फूड की शॉर्टेज भी है, अब हमें नौकरी से भी निकाल दिया। तो वर्कर्स में क्या थी? यूनिटी थी। तो वर्कर्स ने उन 4 मेंबर्स के निकाले जाने की वजह से एक स्ट्राइक कर दी, बच्चा एक प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? फादर गेपॉन। फादर गेपॉन, फादर थे ये चर्च के, इनका नाम था गेपॉन। बाद में पता चला कि ये भी, इनकी कहानी पढ़ना जरा, देखना फादर गेपॉन अपने फायदे के लिए कर रहे थे सब, बाद में इन्हें मार वार दिया गया था, वर्कर्स ने मार दिया था, बाद में इनकी पोल खुली थी। लेकिन अभी के लिए सोचो कि फादर गेपॉन ने ये प्रोसेशन किया तो 300 से 400, 300-400 नहीं, कितना? 1,10,000, हाँ 1,10,000 वर्कर्स एक साथ स्ट्राइक करने सड़क पे आए। फादर गेपॉन ने बोला कि यहां स्ट्राइक करके क्या फायदा होगा, एक काम करते हैं राजा के घर के आगे प्रदर्शन करते हैं। राजा रहता था विंटर पैलेस में। अच्छा, राजाओं के ना पहले जमाने में विंटर के अलग घर होते थे, समर के अलग घर होते थे। तो जाड़ा पड़ रहा था तो विंटर वाले घर में राजा साहब रह रहे थे, तो विंटर वाले घर में ये लोग चले गए। 1,10,000 वर्कर सड़क पे चले गए प्रोटेस्ट करने। अब राजा डर गया।
अब पूरे यूरोप ने देखा था कि भैया फ्रांस में क्या हुआ था, पूरे यूरोप ने देखा था कि फ्रांस के राजा को घर में से निकाल के लोग मारने आ गए थे, ठीक है। तो यूरोप के राजा ना थोड़े डरे रहते थे। अब जब 1,10,000 लोगों को देखा, संडे का दिन था, संडे का दिन था, 1905 की बात है, जब 1,10,000 लोगों को देखा, राजा डर गया। राजा ने कोसैक को छोड़ दिया। कोसैक का मतलब होता है, कोसैक मतलब राजा के पास ऐसी पुलिस होती थी बच्चा उस जमाने में जो घोड़ों पे आती थी, क्योंकि तब गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी ना, तो घोड़े वाली पुलिस को कोसैक बोलते हैं। तो राजा ने अपनी कोसैक को भेजा कि जाओ भैया लोगों को संभालो। अब कोसैक ने बंदूकें वगैरह चलानी शुरू कर दी। अब ये बेचारे पीसफुल प्रोटेस्ट थे, ये तो सिर्फ राजा से बोलने आए थे कि हमारी मांगे पूरी कर लो। राजा ने डर के मारे इन पे गोलियां चला दी, इन लोगों ने भी फिर पथराव कर दिए। अब 300 से 400 लोग वहीं मर गए, वहीं उसी संडे वाले दिन प्रोटेस्ट करते करते 300 से 400 वर्कर मर गए। इसीलिए उस संडे को बोलते हैं ब्लडी संडे। इतना खून खराबा हुआ कि उसे बोला जाता है ब्लडी संडे। दूसरा नाम क्या है? 1905 का रेवोल्यूशन। तो जब ब्लडी संडे हुआ तो रशिया में वैसे भी लोग राजा से बहुत दुखी थे, क्योंकि राजा ने अपना पार्लियामेंट नहीं बनाया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया हुआ था। अब लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो राजा के ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ? पूरे देश में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस रशिया, पूरे रशिया में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। पहले तो सिर्फ क्या होता था कि वर्कर्स प्रोटेस्ट में पार्ट करते थे, अब वर्कर्स के साथ डॉक्टर्स भी पार्टिसिपेट करने लग गए, लॉयर्स भी पार्टिसिपेट करने लग गए, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करने लग गए। सबको राजा से खुंदस हो गई एकदम से। और तो और टीचर्स भी पार्टिसिपेट करने लगे। सब लोगों ने प्रोटेस्ट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और ये लोग क्या बोल रहे थे? इनकी डिमांड क्या थी? अब इनकी एक ही डिमांड थी सब लोगों की कि अब हमें चाहिए ड्यूमा। ड्यूमा का मतलब क्या होता है? अब हमें रशिया में चाहिए पार्लियामेंट। जैसे हिंदी में बोलते हो संसद, इंग्लिश में बोलते हो पार्लियामेंट, वैसे रशियन में बोला जाता है ड्यूमा। अब इन्होंने जार को बोला कि अब तुम चुप रहो, अब तुम चुपचाप हमें पार्लियामेंट दो। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, देख लेना, पार्लियामेंट दो, ठीक है। राजा मान गया। राजा डर गया था, जब पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा था तो राजा ने पार्लियामेंट की डिमांड मान ली, ड्यूमा बना। उसने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, मैं ड्यूमा के इलेक्शन करवाता हूं, लेकिन बदले में जितनी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी तुम यूनियनबाजी कर रहे हो, ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट के लिए तुम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, सब इलीगल। तुम बोलो कि तुम आज से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो मेरी पावर के खिलाफ जाएगा, मैं तुम्हें पार्लियामेंट बना के देता हूं। लोग मान गए। लोग मान गए, लोगों ने बोला चलो ठीक है, हमारी डिमांड पूरी हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, अपनी अपनी पार्टीज, अपनी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा ठंडा रखते हैं कुछ दिन, देखते हैं राजा क्या करेगा। अब राजा निकला चंट। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा बच्चा कि उसकी पावर में कमी हो, कटौती आए। तो राजा ने क्या किया? राजा ने इलेक्शन करवाए, पहला ड्यूमा बनाया। पहला ड्यूमा जब बना तो उसने बोला मजा नहीं आया, 75 डेज के अंदर पहले ड्यूमा को कर दिया डिसॉल्व। अभी भी ड्यूमा का हेड कौन है? ड्यूमा का हेड तो राजा ही है। राजा ने पहले पार्लियामेंट को कर दिया डिसॉल्व। दूसरा बनाया। अब दूसरे वाले पार्लियामेंट में भी कुछ मेंबर जो थे रेडिकल थे, लिबरल थे। अब वो जब भी राजा कुछ प्रस्ताव रखता था वो राजा के खिलाफ जाके पूरे पार्लियामेंट में आवाज लगाते थे, तो राजा को दूसरा पार्लियामेंट भी पसंद नहीं आ रहा था। 3 महीने के अंदर उसने दूसरा ड्यूमा भी डिसॉल्व करा दिया, ठीक है, 3 महीने में। इसने अब बनाया तीसरा ड्यूमा। अब राजा ने तीसरा पार्लियामेंट बनाया और जानबूझ के तीसरे पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव लोगों को भरा, जो राजा और राजा की पावर के खिलाफ जाते ही नहीं थे। लोग पागल थोड़ी थे रशिया के, रशिया के लोग अंधे नहीं थे। रशिया के लोगों को ये बात समझ आ गई। रशिया के लोग और गुस्सा हो गए। रशिया के लोगों ने सोचा, एक तो पहले तुमने 300-400 वर्कर मार दिए ब्लडी संडे में, फिर हमने इतनी मुश्किल से तुमसे ड्यूमा बनवाया, तुम अब ड्यूमा को डिसमिस कर करके अपने ही लोग भरे जा रहे हो ड्यूमा में। तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारे देश का भला हो, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं बच्चा, मैं ले रही हूं 2 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, 2 मिनट्स का ब्रेक है। एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, क्वेश्चन है, तब तक ये क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपीज में करने की कोशिश करना। मैं आती हूँ, पानी वानी पी लूं थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा अब तक का? हाँ, आप मुझे बताओ, हाउ वर रशियन फार्मर्स और यू कैन से रशियन पेजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ यूरोप? आप चाहो तो कमेंट में आंसर दे सकते हो बच्चा, या फिर आप अपनी अपनी कॉपीज में लिख सकते हो। कमेंट में लिखोगे तो मैं पढ़ भी लूंगी और मैं चेक करके बता भी दूंगी। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स में जरा ये आंसर लिखो। मैं 2 मिनट में आती हूँ।
हाँ जी, लिखा कि नहीं? आंसर लिखा? ट्राई किया कि नहीं किया? जरा माइक लगा लें, तब तुम्हें अच्छे से आवाज आएगी। हेलो। हाँ, अब आ रही है ना? चलो जी, तो इसका आंसर में क्या लिखना था? एक तो ये लोग साथ में काम करते थे और कम्यून को डिवाइड करते थे, मीर को डिवाइड करते थे प्रॉफिट को फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। और तीसरा जो है, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंड ही हमें दे दो ना यार, काम तो हम ही करते हैं उस पर, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स लिखने थे। अब चलते आगे। अब 1914 से पहले रशियन एम्पायर कैसा दिखता था हम लोग समझ गए हैं। अब हम चल रहे हैं पहले विश्व युद्ध की तरफ। तो पहला विश्व युद्ध, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो हुआ क्यों? पहले विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे, तो बहुत सारे कारण थे। कुछ पॉलिटिकल कारण थे, कुछ इकोनॉमिक कारण थे। लेकिन एक लाइन में अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो लालच की वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ। जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे, उन्हें लग रहा था कि छोटे छोटे देशों पे हम कब्जा जमा ले तो उनका लैंड और उनके रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे। तो इस चक्कर में, इस लालच के बीच में जंग छिड़ गई। अच्छा, जब लड़ाई हुई थी तो लोगों को लगा था 3-4 महीने चलेगी, लेकिन 4 साल चली। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ था बच्चा, 1918 में जाके खत्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि 4 साल तक लड़ाई चलेगी, ठीक है? अब लड़ाई में थे 2 खेमे, दो ब्लॉक्स बन गए थे। एक थे जो सेंट्रल पावर थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। इसे याद कैसे करते हैं? टैग 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 याद रहेगा। टैग के चिप्स भी आते हैं। तो टी फॉर हो गया टर्की, ए फॉर हो गया ऑस्ट्रिया और जी फॉर हो गया जर्मनी। तब टर्की को टर्की नहीं बोला जाता, तो ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था। वो तो नाजिज्म वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बट एनीवे, दूसरी तरफ था एलाइड पावर। एलाइड पावर का मतलब दोस्त कंट्रीज। इन लोगों ने दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की को हराना चाहते थे। अब इन्हें कैसे याद करोगे? इन्हें याद करने का कोई तरीका नहीं है। तुम कोई तरीका बना पाओ तो बता देना, पर याद कर लो यूके यूएसए, यानी कि ब्रिटेन और यूएसए तो याद हो जाएगा। साथ में हमारा रशिया भी याद कर लो। बाकी रोमानिया, इटली, ये सारे कंट्री बाद में आए थे, तो उनको छोड़ दो बेशक तुम, लेकिन तुम याद कर लो यूके, यूएसए और रशिया, ठीक है? तो इनमें छिड़ गई जंग। अब 4 साल चढ़नी थी। अब देखो बच्चे क्या था, रानी साहिबा जो थी हमारी, रानी साहिबा की थोड़ी सी हो गई बैड लक। एलेक्जेंड्रिया थी शादी से पहले जर्मन। अब जब जर्मनी के खिलाफ हम लोग पहला विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, रशिया पहला विश्व युद्ध लड़ रहा है, तो जर्मनी की रानी उन्हें पसंद आनी बंद हो गई थी। मतलब एलेक्जेंड्रिया, उन्हें खुद की रानी पसंद आनी बंद हो गई थी। जब पहली बार रशिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो पहले कुछ महीने तो रशिया को बहुत जीत हासिल हुई, तो लोग भी बड़े खुश थे। लोगों का था कि बड़े, जंग में जब भी देश जाता है तो लोगों में उत्साह होता है कि जीत के आएंगे, जीत के आएंगे। चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो वॉर हो, है ना? लोगों में उत्साह होता है। सोल्जर्स डरे हुए होते हैं, लेकिन लोगों में उत्साह होता है। तो रशिया के लोग काफी खुश थे, राजा को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में देखा कि यार जो राजा है वो ड्यूमा की बातें भी नहीं सुन रहा, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, लोगों की बातें नहीं सुन रहा, ड्यूमा पार्लियामेंट की बातें नहीं सुन रहा। तो लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो हॉस्टिलिटी में बदल गया। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, हॉस्टिलिटी मतलब नफरत। अब लोगों को हो गई थी नफरत। राजा से नफरत हो गई थी क्योंकि वो डूमा की बात नहीं सुन रहा। रानी से नफरत हो गई थी क्योंकि वो शादी से पहले जर्मनी की थी, राइट? और इन दोनों का एक दोस्त हुआ करता था बच्चा, जिसका नाम था रासपुतिन। रासपुतिन एक तरीके का साधु बाबा टाइप इंसान था। इसने क्या किया था, रानी साहिबा का जो इकलौता बेटा था, जो इकलौता राजा का होने वाला वारिस था, वो काफी बीमार रहने लग गया था। तो रासपुतिन ने इन दोनों से दोस्ती कर ली। काफी अजीब सा इंसान था। इसके बारे में गूगल करना भैया, बहुत मजा आएगा, ठीक है? इस पे गाना भी है, रासपुतिन करके एक गाना भी है। एनीवे, तो रानी और राजा से इसने दोस्ती कर ली और इसने बोला कि हम तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे, बस मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ वो करते रहो। तो रशिया के लोग, जिनका रिलीजन में ही विश्वास नहीं था बहुत ज्यादा, अब उन लोगों का इस अंधविश्वास में तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। तो उन्हें रानी और राजा और गंदे लगने लग गए कि ये कौन सा रानी और राजा है जो अपना तो छोड़ो, जो किसी ढोंगी बाबा के बारे में बात करते हैं, ढोंगी बाबा की बात मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया रशिया में राजा रानी की इज्जत हो नहीं रही थी, ठीक है? पीपल वर नॉट लाइकिंग दिस वॉर। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि पहले तो लोग उत्साह थे, लोगों को लगा था 2-4 महीने लड़ाई होगी, रशिया जीत के वापस आ जाएगा घर। अब लड़ाई चलती रही 4 साल, है ना? 4 साल लड़ाई चली। 70 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 70 लाख कैजुअलिटीज हुई। 70 लाख लोग तो रशिया के मारे गए। दुनिया की तो बात ही अलग, रशिया के 70 लाख। 30 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए। क्यों? जर्मनी वर्मनी क्या करते थे, बॉम्ब वगैरह गिराते थे रशिया वगैरह पे। जिनके घरों पे बॉम्ब गिरता था वो बेचारे या तो मर जाते थे या उनके घर बार टूट फूट जाते थे। रेलवे टूटने लग गया था, इंडस्ट्री टूटने लग गई थी, है ना? तो डैमेज हुआ था किस किस को? डैमेज हुआ था क्रॉप्स को,
डैमेज हुआ था इंडस्ट्रीज को, डैमेज हुआ था आपके लोगों को, पीपल ऑफ रशिया, डैमेज हुआ था आपके लोगों के मनोबल को। अब मनोबल कैसे लिखूं मैं, पीपल्स फीलिंग्स पर हर्ट। भैया जिसके घर में मौत होगी वो खुश थोड़ी रहेगा, राइट। लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई थी, सब कुछ हुआ था। अच्छा रशिया ना दोनों साइड से गिर गया था, ये रशिया, ये हो गया रशिया का ईस्ट, ये हो गया रशिया का वेस्ट, ठीक है, ये है रशिया। तो रशिया ने वेस्ट पे लड़ाई लड़ी ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस होते हैं बच्चा, ऐसे आप क्या करते हो, गलियां बनाते हो, लैंड के गड्ढे खोदते हो, गड्ढों में सोल्जर्स बैठे होते हैं, छुप छुप के वार करते हैं कि गोली आके उन्हें ना लगे, ये छुप छुप के वार करते हैं, इन्हें बोला जाता है ट्रेंचेस। क्या बोला जाता है, ट्रेंचेस। इन गलियों को बोला जाता है ट्रेंचेस। तो रशिया की स्ट्रैटेजी थी कि वेस्ट पे हम ट्रेंचेस में लड़ाई करेंगे और ईस्ट में हम जो है बिल्कुल गोली बारूद लेके एकदम सीधा सीधा जाके लड़ाई करेंगे। तो ईस्ट में तो उनको थोड़ी सी अच्छी हासिल हुई, लेकिन ट्रेंचेस में तो लोगों पे इतने बम गिरे कि लोग ट्रेंचेस में ही मर गए। तो वेस्ट साइड पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई और ईस्ट साइड पे भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। देखो वॉर होती है, जो जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन मौत तो दोनों साइड होती है ना। तो रशिया के लोगों का एक तरीका से मनोबल जो है बहुत ज्यादा गिर रहा था। अब इंडस्ट्रीज रशिया के पास वैसे ही बहुत कम थी, रशिया एक बैकवर्ड कंट्री में आता था एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस। जो बची कुछ इंडस्ट्रीज थी, पेट्रोग्रेड पे बॉम्ब गिर गया था, सेंट पीटर्सबर्ग, बाद में उसका नाम पेट्रोग्रेड कर दिया था, क्योंकि पीटर्सबर्ग जो नाम है वो जर्मन नाम था। तो जर्मनी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पहले हमने नाम बदल दिया, पेट्रोग्रेड कर दिया। पेट्रोग्रेड पे बॉम्ब गिर गया, मॉस्को पे बम गिर गया, तो इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा खत्म हो गई, कंट्री कट ऑफ हो गया था। जर्मनी ने पहले क्या करता था कि बाल्टिक सी, रशिया का ना बहुत सारा सामान जो है बाल्टिक सी के थ्रू आता था, बाकी देशों में से जो भी सामान आना होता था बाल्टिक सी के थ्रू आता था। जर्मनी ने पूरे बाल्टिक सी पे कब्जा कर लिया था, तो रशिया की इंडस्ट्रीज पे रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था तो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन रहा था तो पैसे नहीं थे, रशिया के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, धीरे धीरे मशीनें, इंडस्ट्रीज वगैरह टूटने लग गई। जितने भैया देखो एबल बॉडीड मैन थे, मतलब जिनके हाथ पैर सलामत थे, जो जवान लोग थे, जो लेबर बननी चाहिए थी, वो लेबर तो सोल्जर बन के चली गई थी लड़ाई लड़ने, और लड़ाई लड़ने में 70 लाख लोग मर गए थे। अब घर पे हो गई थी लेबर की कमी, रशिया के अंदर हो गई थी लेबर की कमी, इंडस्ट्रीज वैसी ही नहीं है, लेबर वैसी ही नहीं है, और तो और खाना भी नहीं है, क्योंकि जितने फार्मर्स थे वो भी, जो जिनके हाथ पैर सलामत थे, वो भी सोल्जर बन के चले गए थे। तो फार्मिंग की भी कमी हो गई थी, फार्मिंग की कमी हो गई थी तो शॉर्टेज हो गई थी खाने की शॉर्टेज हुई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे। अब घर में कमाने वाले जो है वो सोल्जर बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में पैसा वैसे ही नहीं है और मार्केट में हो गया सामान महंगा। तो ब्रेड, जैसे हमारे यहाँ रोटी चावल खाते हैं वैसे वहां पे ब्रेड बहुत खाया जाता है। तो ब्रेड शॉप्स के बाहर, जैसे हमारे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था तो ब्रेड शॉप्स के बाहर बहुत रायता फैला था, वैसे ही रशिया में भी ब्रेड शॉप्स के बाहर औरतें जो हैं अटैक करने लग गई। क्यों? क्योंकि ब्रेड शॉप्स पे ब्रेड ही नहीं हुआ करते थे, औरतें घरों में बच्चे सब भूखे पड़े रहते थे। तो कहने का मतलब यह है कि भैया रशिया की हालत चल रही थी खराब। चलो आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में रशिया किसके अगेंस्ट लड़ा? कमेंट्स में मुझे चाहिए आंसर, ठीक है जी, किसके अगेंस्ट लड़ा, किसके साथ नहीं, अगेंस्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी? रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बताया था ना, मेंशेविक, बोल्शेविक, मेंशेविक वाली जो पार्टी है सोशल रेवोल्यूशनरीज वाली, वो कब बनी थी? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी 1898 में। तो उसके बाद कब बनी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया का मामला थोड़ा और गड़बड़ हो गया। राजा और रानी ब्लडी संडे के बाद वैसे ही फूटी आंख लोगों को अच्छे नहीं लग रहे थे, अब राजा और रानी से अलग खुंदस हो गई थी। बाय द वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया, यूके, यूएसए, एलाइड पावर जीत गए थे, लेकिन बात ये नहीं है बच्चा कौन जीता कौन हारा, बात ये है कि लोगों में रशिया के खिलाफ, मतलब अपने राजा रानी के खिलाफ गुस्सा बहुत था। अब हो गया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो रशिया का बहुत सुंदर सा शहर है, उस बहुत सुंदर से शहर में बहुत सुंदर सी नदी बहती है। ये असली फोटो है, लेकिन आज की फोटो है, उस जमाने में ये थोड़ा अलग दिखता था। इस नदी का नाम है रिवर नेवा। क्या नाम है? नेवा, नेवा नदी। नेवा नदी के राइट साइड पे, नेवा नदी के राइट साइड पे पहले क्या होता था ना, नदियों को या ऐसे लैंडमार्क्स को ना डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज किया जाता था। तो नदी के एक साइड पे वर्कर्स के क्वार्टर्स थे जहां पे झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिलती थी। नदी के एक साइड पे जो है, अभी भी आप देखो यहाँ पे कम डेवलपमेंट दिख रही है, यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट दिख रही है। ये तो जिसमें कि आज की फोटो है, पहले तो और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। और लेफ्ट साइड पे होती थी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट की बिल्डिंग हुआ करती थी, ड्यूमा हुआ करता था, राजा के राजमहल हुआ करते थे, विंटर पैलेस हुआ करता था जहां पे ब्लडी संडे हुआ था। तो आपको स्टार्क डिफरेंस दिखता था नेवा के अक्रॉस। अब क्या हुआ, राइट साइड पे एक मेटल फैक्ट्री के अंदर फरवरी 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी चली रही थी, 1918 में खत्म हुई है, फरवरी का बात है, 1917 में खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई थी।
इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ी कि जो बची कुछ फसल थी वो भी खराब हो गई। बची कुछ फसल के साथ साथ राजा के प्रति लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा था, और राजा ने तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले जो तीसरा पार्लियामेंट था वो पार्लियामेंट को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब लोगों का गुस्सा 10 on 10 था, चरम सीमा पे था लोगों का गुस्सा। अब देखो, अब चाहिए था बस एक चिंगारी। अब चिंगारी कैसे आई? चिंगारी आई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। लॉकआउट हो गया, एक फैक्ट्री पे रातों रात ताला लग गया, फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। ये कांड कब हुआ? ये कांड हुआ 22 फरवरी 1917 को। जब ये कांड हुआ, ऑब्वियसली इस वर्कर के 50 वर्कर्स ने अपने अपने भाइयों बहनों को जाके बोला, अपने अपने एसोसिएशन में बोला कि हमें स्ट्राइक करनी है। वर्कर्स के बीच में यूनिटी थी, वर्कर्स ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। 23 फरवरी को स्ट्राइक हो गई। गवर्नमेंट डर गई, राजा डर गया, राजा ने कैवलरी भेज दी। राजा ने कैवलरी का मतलब पुलिस भेज दी कि जाओ इन वर्कर्स को संभालो, मैं बाहर की लड़ाई लड़ूं कि अंदर की लड़ाई लड़ूं। तो राजा ने इनके खिलाफ पुलिस छोड़ दी। 24 फरवरी को भैया पुलिस आ गई, कर्फ्यू लग गया। अब राजा को लगा था कि कर्फ्यू लग गया है, लोग शांत हो जाएंगे। राजा ने कर्फ्यू में लगे हाथ 25 फरवरी को ड्यूमा भी डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। लोग थमने वाले नहीं थे, लोगों में इतना गुस्सा था कि अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि कर्फ्यू लगाएगी क्या लगाए। लोग 27 फरवरी को, एक दिन लोग चुप बैठे, 27 फरवरी को लोग फिर से प्रोटेस्ट करने आ गए। और पहले तो सिर्फ 50 वर्कर्स कर रहे थे, सॉरी पहले तो सिर्फ 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स कर रहे थे, अब तो पूरा रशिया प्रोटेस्ट करने आ गया था। ठीक है, अब राजा को और डर लग गया। अब राजा को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, समझदारी दिखानी चाहिए थी, लोगों की बात प्यार पूर्वक सुननी चाहिए थी। राजा ने एक बेवकूफी कर दी। राजा ने 27 फरवरी को, जब लोग हर जगह स्लोगन लगा रहे थे कि यार हमें ब्रेड चाहिए, हमें अच्छा काम चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो, पैसे दो, ये करो वो करो, राजा ने फिर से क्या कर दिया, पुलिस भेज दी। राजा ने, लोगों ने पुलिस के हेडक्वार्टर पे ये अटैक कर दिया, और राजा ने फिर से क्या भेज दी, घोड़े वाली पुलिस, कोसैक, कैवलरी, सारी पुलिस को भेज दिया कि जाओ लोगों को संभालो। अब आया कहानी में ट्विस्ट। राजा की भेजी हुई कैवलरी ने लोगों पे फायरिंग करने से कर दिया मना। राजा की ही पुलिस ने बोल दिया, राजा होगे तुम अपने घर के, हम अपने लोगों पे नहीं करेंगे फायर, लोग जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब राजा को लग गया डर, राजा ने बोला अब तो मेरी पुलिस ही मेरी नहीं है, तो अब राजा को भगाया गया। जो 2-4 राजा के सगे लोग थे ना, उन्होंने राजा और रानी और राजा के सारे बच्चों को दिन रात, एकदम रातों रात घर से भगाया, किसी सेफ हाउस में भेजा। बाद में उनको मार डाला गया था। ये भी तुम गूगल कर लेना, इंटरेस्टिंग है बहुत रशिया की कहानी, लेकिन सिलेबस में नहीं है। लेकिन राजा रानी को रातों रात घर से बाहर निकाला। इसको बोलते होते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है दुम दबा के भागना, अपने ही देश को छोड़ के भागना। तो राजा और रानी क्या कर गए, एब्डिकेट कर गए बच्चों के साथ। पीछे से जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो पेट्रोग्रेड में आए। पेट्रोग्रेड कौन सी जगह है, पहले वाला नाम क्या है इसका, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में सारे रैडिकल और जो भी लिबरल प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने खुद को घोषित कर दिया काउंसिल। अब देश तो चलाना पड़ेगा ना। राजा जब देश छोड़ के भाग गया तो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने में टाइम लगता है, पार्टी बनने में, इलेक्शंस होने में, वोटिंग होने में, सरकार बनने में टाइम लगता है। लेकिन तब तक देश बिखरे तो नहीं ना। देश अगर बिखर गया तो जर्मनी तो वैसे अभी लड़ाई चल रही है, 1917 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, देश को संभालना तो पड़ेगा ना। तो इन प्रोटेस्टर्स ने खुद को क्या घोषित कर दिया, सोवियत। सोवियत का मतलब एक तरीके से कांग्रेस, कांग्रेस मतलब काउंसिल, अपने आप को एक संगठन बना लिया। और इन्होंने बोला आज से हमारा नाम है पेट्रोग्रेड सोवियत। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में तुम पढ़ते हो, उन्होंने खुद को घोषित कर दिया था नेशनल असेंबली, वैसे इन लोगों ने घोषित कर दिया पेट्रोग्रेड सोवियत। और इन्होंने बोला सरकार बनेगी हमारी। इन्होंने बोला बाद में रशिया में अच्छे से हम इलेक्शंस कराएंगे, अभी के लिए हम जो है टेम्परेरी गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोग्रेड सोवियत ने राजा के भागने के बाद बनाई एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, जिसे बोला जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल एक फैंसी शब्द है जिसका असली मतलब है टेम्परेरी। इन्होंने बनाया प्रोविजनल गवर्नमेंट, बोला कि प्रोविजनल गवर्नमेंट थोड़े दिन ही रहेगी, बाद में प्रॉपर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, जल्दी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मिला, मतलब वोटिंग का हक सबको मिला। प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए थे, इसी को बोला जाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो कोई आपसे पूछे भैया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो 2 रिजल्ट आए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के। एक, राजा साहब देश छोड़ के भाग गए, एब्डिकेट हो गए। दूसरा, रशिया आ गया पेट्रोग्रेड सोवियत के हाथ में, टेम्परेरी सरकार बन गई जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो सब मेंशेविक लोग थे, मेंशेविक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बोल्शेविक लोग कहाँ थे, ये आपके चैप्टर में दिया नहीं है, लेकिन राजा साहब ने बोल्शेविक लोगों को
किनारे लगा दिया था जब तक वो सत्ता में थे। राजा ने बोल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन पे ना बहुत बड़ा इनाम रख दिया था कि अगर ये कहीं दिखेगा ना इसे हमें मारना है, जो मारेगा उसे पैसा मिलेगा। तो ये बेचारा भाग गया था। व्लादिमीर लेनिन देश छोड़ के भाग गया था। अब जब राजा ही देश में नहीं रहा तो व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए, ये वापस आ गए, है ना। व्लादिमीर लेनिन 1917 में लेनिन केम बैक टू रशिया। अप्रैल में वापस आ गए। अब अप्रैल महीने में, फरवरी में राजा भागा, अप्रैल में ये वापस आ गए। और ये जब वापस आए तो अपनी एक थ्योरी लेके आए। ये अपनी लेके आए अप्रैल थीसिस। इन्होंने बोला जब मैं भागा हुआ था ना तो मैंने बहुत सोचा समझा कि रशिया को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। तो ये अपनी आए लेके थ्योरी। अच्छा, अभी इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में ना अभी दिक्कत थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि ये जल्दी बनी थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, प्रॉपर इलेक्शन से नहीं बनी थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में अभी भी ज्यादातर लोग जो होते थे वो अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे। तो गरीब सेक्शन को अभी भी लग रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अमीरों की गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रोविजनल गवर्नमेंट इतनी खराब नहीं थी, राजा के राजपाट से तो अच्छी थी, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज का बनना इलीगल नहीं दिया था। तो अब पूरी रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज आराम से कंफर्टेबली बन पा रही थी, ट्रेड यूनियंस बन पा रही थी, वर्कर एसोसिएशन बन पा रही थी, थोड़ी सी फ्रीडम लोगों को मिल गई थी जो राजा के राज में नहीं थी। लेकिन जो दो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे हीरो की। हीरो का नाम है लेनिन। तो लेनिन भाई साहब वापस आए। लेनिन ने बोला मेरे को पता है रशिया के लिए क्या करना है। इसी पे आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि अप्रैल थीसिस क्या होती है। तो अप्रैल थीसिस वाज अ थीसिस गिवन बाय लेनिन इन 1917 टू रिफॉर्म रशिया। मतलब रशिया को ठीक करने के लिए जो उसने 3 ज्ञान की बातें बताई उसे अप्रैल थीसिस बोलते हो। सबसे पहले इसने बोला एंड द वॉर। इसने बोला कि भैया रशिया क्यों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहा है, जब रशिया में खाने के वांदे हैं तो हम वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहे हैं। इसने बोला वॉर से रशिया को पीछे खींच लेने चाहिए। दूसरा इसने बोला कि फार्मर्स जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब खेती वो करते हैं तो खेत भी उनके होने चाहिए, लैंड जो है नोबिलिटी से लेके फार्मर्स को दे देना चाहिए। तीसरा इसने बोला कि बैंक्स को कर देना चाहिए नेशनलाइज, मतलब देश का जो पूरा पैसा होता है वो बैंक में होता है, और बैंक अगर प्राइवेट ओनर्स के पास होंगे तो वो कभी भी बैंक के पैसे के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला बैंक्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह पब्लिक प्रॉपर्टी बना देना चाहिए, सरकारी प्रॉपर्टी बना देना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ज्ञान की बातें इसने बोली। साथ में इसने ये बोला कि सोशलिज्म जो है थोड़ी वीक आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म थोड़ी दमदार आइडियोलॉजी है। तो आज से जो पार्टी का नाम है, जो बोल्शेविक पार्टी कहलाती थी, उस पार्टी का नाम हमें कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। अब हम रेवोल्यूशन लाएंगे, क्रांति लाएंगे, इस देश में क्रांति आएगी। अब पहले तो जब ये आया इसके आते ही लोगों में जोश हो गया। बोल्शेविक के जितने भी फैक्ट्री के वर्कर्स थे, जितने भी सपोर्टर्स जो थे, जो अभी रशिया में ठंडे बैठे हुए थे, वो सब उफान पे आ गए। वो सब प्रोटेस्ट करते थे, बोल्शेविक की मीटिंग्स में आते थे, हर जगह सोल्जर्स में कम्युनिटीज बनती थी, फैक्ट्रीज में कम्युनिटीज बनती थी, सब जगह बढ़िया काम चल रहा था। एक सेकेंड, ठीक है, चल रहा था। अब कमाल की बात देखो, अभी आया था जुम्मा 4 दिन हुए थे, इन्हें आए लेनिन भाई साहब को। लेनिन ने बोला प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। तो बोल्शेविक के पार्टी के मेंबर ने बोला क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, अभी तो बेचारी सरकार बनी है, ये टाइम है सरकार को सपोर्ट करने का, सरकार को रहने दो, 2-4 दिन देखो तो सही सरकार कैसा काम करती है। इसने बोला नहीं, सरकार को गिरा देते हैं। तो पहले तो बोल्शेविक के पार्टी के मेंबर्स ने लेनिन की बात नहीं मानी, पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा ना कि ये बात तो सही कह रहा है, तो सारे के सारे, चाहे वो वर्कर्स थे, चाहे वो सोल्जर्स थे, चाहे वो बोल्शेविक के मेंबर्स थे, चाहे वो लेनिन खुद था, सब लोग मान गए कि हाँ भैया प्रोविजनल गवर्नमेंट भी थोड़ी गड़बड़ है, इसे भी हमें गिरा देना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट अरेस्टेड। और जैसे जैसे ऑन द अदर हैंड प्रोविजनल गवर्नमेंट भी थोड़ी बेवकूफ निकली। प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, एक अच्छा सा अपना बढ़िया काम करती रहे। नहीं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब उसने देखा कि बोल्शेविक, देखो पावर बहुत गंदी चीज है, पावर जिसके हाथ में आ जाती है ना वो सर चढ़ के नाचता है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जब देखा कि यार बोल्शेविक के लीडर बहुत उछल रहे हैं, बहुत प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल्शेविक के लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, बोल्शेविक लीडर्स के प्रोटेस्ट को बार बार रोकना शुरू कर दिया। अब यही तो चाहिए था लेनिन को कि प्रोविजनल गवर्नमेंट एक गलती करे और लोग भड़क जाए, और लोग भड़क के प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। पेजेंट्स एंड द सोशलिस्ट लीडर प्रेस फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो सारे वर्कर्स तो अब लेनिन की साइड हो गए, सारे वर्कर्स तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिराने में लग गए। लेकिन बोल्शेविक्स में कौन आते थे, वर्कर्स आते थे। मेंशेविक यानी कि सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका अलग एजेंडा चल रहा है।
वो लगे पड़े अपने गांव में, वो कह रहे हमें लैंड चाहिए, हमें लैंड चाहिए, तुम लोग देख लो अपना, तुम्हें जो करना है, हमें हमारा लैंड दिला दो। वो वहां पे लैंड रिफॉर्म कमिटीज बना रहे हैं, नोबिलिटी को पकड़ पकड़ के जुलाई से लेकर सितंबर तक उन्होंने नोबिलिटी को पकड़ पकड़ के मारा पीटा, गांव से बाहर निकाला, उनका लैंड छीन लिया। तो फार्मर्स का अलग चल रहा है अपना एजेंडा, लेकिन वर्कर्स का एजेंडा चल रहा है प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिराने का। नाउ द कन्फ्लिक्ट, अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है बच्चा, इसे बोलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो आपने देखा रशियन रेवोल्यूशन में 2 रेवोल्यूशन हुए, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ जिससे राजा साहब भाग गए, फिर हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन जो किसमें होने वाला था, बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में। एक्चुअली जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी वो मोस्टली मेंशेविक्स की बनी थी। बोल्शेविक्स को अब क्योंकि अपना हीरो वापस आ गया था पिक्चर में, तो अब लड़ाई होने वाली थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन के सपोर्टर्स के बीच में। ठीक है, चलो, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। अब लेनिन था बड़ा ही शक्की आदमी, लेनिन को शक हो गया कि यार ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, जैसे राजा डिक्टेटरशिप करता था, राजा मनमानी करता था, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट भी ना मनमानी पे उतर आएगी और हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को इलीगल कर देगी। तो लेनिन कन्विंस हो गया, लेनिन खुद पे खुद कन्विंस हो गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, कू करना चाहिए। जब आप सरकार को गिराते हो ना तो उसे बोला जाता है कू, पी साइलेंट है, ठीक है, कू बोला जाता है। तो इसने बोला, सितंबर में इसने डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करेंगे, अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब है रेवोल्यूशन करेंगे। बोल्शेविक के जितने सपोर्टर्स थे, चाहे वो आर्मी में थे, चाहे वो फैक्ट्री में थे, चाहे वो किसी ट्रेड यूनियन में थे, सारे लोग लेनिन के चक्कर में हो गए, फंस गए। उन्होंने बोला हाँ हाँ सही कह रहे हो लेनिन भाई, हम क्या करेंगे, सरकार को गिराएंगे। On 16th October 1917, Lenin persuaded Soviet and the Bolshevik Party. अब 1917 आते के अक्टूबर आते आते उसने पूरी बोल्शेविक पार्टी को मना लिया अपराइजिंग करने के लिए, और उसने सोवियत को, पेट्रोग्रेड सोवियत, सोचो पेट्रोग्रेड सोवियत की सरकार बनी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब ऐसा तो नहीं है पेट्रोग्रेड सोवियत काउंसिल में अगर 500 लोग हैं तो 500 के 500 लोगों ने सरकार बनाई है, 500 में से कुछ 50 लोग सरकार में थे, बाकी 450 लोग पेट्रोग्रेड सोवियत में थे, है ना। लेकिन पेट्रोग्रेड सोवियत वालों को भी उसने कन्विंस कर लिया लेनिन में ले कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के लीडर्स को हमें जो है भगाना पड़ेगा। ठीक है, सबको कन्विंस कर लिया, प्रॉपर प्लान बनाया। तो लेनिन भाई साहब ने प्लान बनाया, और लेनिन ने प्लान बनाया और बनाई एक कमिटी। क्या बनाई, एमआरसी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, है ना भैया। प्रॉपर प्लानिंग की थी लेनिन ने, ऐसे नहीं कि कल हम जो रेवोल्यूशन करेंगे ना, पूरी प्लानिंग इसने बनाई मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिराना। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कंट्री का हेड बनाया किसे, एक मार्तोव नाम के आदमी को, नहीं सॉरी ट्रॉट्स्की नाम के आदमी को। तो पूरे रेवोल्यूशन का हेड कौन था, लेनिन। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का हेड कौन था, ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की किसकी बातें सुनता था, लेनिन की बातें सुनता था। तो सब कुछ प्लान लेनिन ने किया था। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनी, रेवोल्यूशन की डेट को रखा गया सीक्रेट। फाइनली 24 अक्टूबर को ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर को भनक पड़ गई थी रेवोल्यूशन की। प्राइम मिनिस्टर्स ने आर्मी को भेज दिया था कि जाओ भैया बोल्शेविक की बिल्डिंग्स पे अटैक करो, लेनिन को पकड़ के लाओ, लेनिन के लीडर्स को पकड़ के लाओ। लेनिन तो मिला नहीं, ट्रॉट्स्की तो मिला नहीं, पर जो भी बोल्शेविक का लीडर मिला उसे खूब पिटाई लगाई गई, और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पुलिस थी और जो आर्मी थी उसने पकड़ के लोगों को जेल वेल में डाला। यहाँ पे बोल्शेविक भी कम नहीं थे, बोल्शेविक ने भी लीडर्स को मारा, प्रोविजनल गवर्नमेंट के लीडर्स को मारा, प्रोविजनल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे कब्जा किया, न्यूज़पेपर पे कब्जा किया, ट्रांसपोर्ट पे कब्जा किया, सारी चीजों पे कब्जा हुआ। तो कुछ उधर से हो रहा है, कुछ इधर से हो रहा है, कुछ बोल्शेविक्स कर रहे हैं, कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट कर रही है, राइट। द एमआरसी ऑर्डर, धीरे धीरे एमआरसी को आया गुस्सा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को। उसने सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस को क्या कर लिया, एक तरीके से बंद कर दिया। अब देखो ट्विस्ट, अपने ही देश में बोल्शेविक लोगों ने एक शिप यूज की, अरोरा नाम की। शिप के ना बड़ी बड़ी शिप्स के नाम होते हैं, जैसे टाइटैनिक, है ना, तो शिप का नाम था अरोरा। अरोरा नाम की शिप लेके ये सड़क पे विंटर पैलेस तोड़ दिया इन्होंने, शिप चढ़ा दी विंटर पैलेस पे, बिल्डिंग्स पे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे शिप चढ़ा दी, विंटर पैलेस पे शिप चढ़ा दी। तो एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट को बिल्कुल गिरा दिया। 24 अक्टूबर के रात होते होते पूरा का पूरा शहर, चाहे वो पेट्रोग्रेड हो, चाहे वो मॉस्को हो, पूरा का पूरा रशियन एम्पायर एक तरीके से बोल्शेविक के कब्जे में आ गया था। आउटकम क्या निकला, आउटकम यही निकला बच्चा कि पूरा का पूरा रशिया बोल्शेविक के कब्जों में आ गया। और ऑल रशियन कांग्रेस, मतलब रशिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑल रशियन कांग्रेस जिसमें रशिया की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, उसमें भी मेजॉरिटी मेंबर्स किसके थे, बोल्शेविक्स के। तो एक तरीके से पूरा रशिया
का लैंड और पूरा रशिया की पॉलिटिक्स किसके हाथ में आ गई? लेनिन के हाथ में आ गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट, टाटा बाय बाय। तो कोई पूछे अक्टूबर रेवोल्यूशन का क्या आउटकम हुआ? अक्टूबर रेवोल्यूशन का आउटकम हुआ कि लेनिन पावर में आ गए, प्रोविजनल गवर्नमेंट हो गई टाटा बाय बाय। चलो अब व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? लेनिन ने जो भी प्रोमिसेस किए थे वो सारे प्रोमिसेस उसने बरकरार रखे। उसने लैंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नोबिलिटी से छीन के फार्मर्स को दे दिया। अरिस्टोक्रेसी के जो भी टाइटल्स होते थे, जमींदारी सिस्टम में जो भी टाइटल्स होते थे वो सारे उसने अबॉलिश कर दिए। बैंक्स को उसने नेशनलाइज कर दिया, जो भी पुराने टाइटल्स थे उन्हें बैन कर दिया। घरों का साइज उसने घरों की फैमिली के हिसाब से मेंटेन किया कि जिसकी बड़ी फैमिली है उसे बड़ा घर मिलेगा, जिसकी छोटी फैमिली है उसे छोटा घर मिलेगा। तो जो जो प्रोमिसेस उसने किए थे अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले वो सारे प्रोमिसेस उसने किए। लेकिन जो खराब बात थी वो ये थी कि पावर अगर एक इंसान के हाथ में रहेगी तो वो पावर का मिसयूज करेगा ही करेगा। और अब वो इंसान बन गया था लेनिन। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट तो नहीं थी लेकिन लेनिन बन गया था। तो लेनिन ने एक नया यूनिफॉर्म का एक कंपटीशन रखा। उसने बोला कि भैया जो भी आर्मी है जो अभी तक प्रोविजनल गवर्नमेंट के कपड़े पहन रही थी वो कपड़े भी मैं चेंज कराऊंगा। उसने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन में बुडियोनोव का नाम का ये जो डिजाइन था, टोपी का डिजाइन, ये जीत गया। तो लेनिन के जितने सपोर्टर्स थे, चाहे वो आर्मी में थे चाहे पुलिस में थे, वो तब से बुडियोनोव नाम की कैप पहनने लगे। तो जहां भी आपको बुडियोनोव दिखती थी उसका मतलब होता था कि ये लोग बोल्शेविक पार्टी के मेंबर है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल कर दिया गया। लेनिन ने गलती कर दी, लेनिन नहीं चाहता था कि उसके हाथ से पावर छीने। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल कर दिया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कह रही, ऑल रशियन कांग्रेस में लेनिन का बोलबाला था। ऑल रशियन कांग्रेस को उसने रशिया का पार्लियामेंट घोषित कर दिया। रशिया एक तरीके से बन गया वन पार्टी सिस्टम, मतलब कि लेनिन के आगे अब कोई आवाज नहीं उठाना चाहता था। लेनिन से लोग थर थर कांपते थे क्योंकि उन्हें पता था जो आवाज उठाएगा उसको क्या होगा, उसकी मौत होगी। अब प्रॉब्लम ये आया बच्चा कि जो ये दो चार उसने गलत कदम उठाए ना, रशिया के लोग देखो किसी के सगे नहीं थे। रशिया के लोगों को जहां गलती दिखती थी रशिया के लोग आवाज उठाते थे। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट में गलती दिखी प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। जब लेनिन में गड़बड़ दिख रही थी तो अब लेनिन के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले थे। लेनिन ने क्या किया भैया, बाकी सारी पार्टीज को इलीगल जब किया तो लोगों में आ गया गुस्सा। लेनिन ने जब जर्मनी से हाथ मिलाया, ब्रेस्ट लिटोव्स नाम की एक जगह पे जर्मनी से हाथ मिला लिया। अब रशिया के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि भैया जर्मनी तो हमारा दुश्मन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तुमने जर्मनी से क्यों हाथ मिला लिया। तो लोगों में और गुस्सा आया। लेनिन के में इन तीनों वजहों से लेनिन के प्रति लोगों में आया गुस्सा। तो अब ये गुस्सा सिविल वॉर में कन्वर्ट होने वाला था और रशिया बन गया था बच्चा वन पार्टी सिस्टम। रशिया जो है अब एक तरीके से सब पे सुपरविजन करने लग गया था। रशिया की ना सीक्रेट पुलिस होती थी। कहां गई सीक्रेट पुलिस? चेका कहां गई? चेका। हाँ, लेनिन ने बहुत सारी सीक्रेट पुलिस बनानी शुरू कर दी। एनकेवीडे, जिसका फुल फॉर्म जो है रशियन में है तो आपको याद नहीं करना है। चेका नाम की पुलिस होती थी जो लोगों पे निगरानी रखती थी, चाहे वो आर्टिस्ट लोग हों, चाहे वो पेंटर लोग हों, चाहे वो सॉन्ग राइटर हों, चाहे वो आर्मी के लोग क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों ना हो। जो भी लेनिन के खिलाफ जाने की कोशिश करता था जो है उसे पिटाई लगाई जाती थी। ट्रेड यूनियन को कंट्रोल में रखा जाता था। यूनियनबाजी होती थी, वर्कर्स को यूनियन बनाने का आजादी थी, लेकिन उन यूनियंस पे निगरानी रखी जाती थी। अगर कोई यूनियन लेनिन के अगेंस्ट जाती थी तो उसे पिटाई लगाई जाती थी, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी हरकतें लेनिन ने की। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। लेनिन की 5 गलतियां आप याद कर लो। एक, जर्मनी से हाथ मिलाना। दूसरा, वन पार्टी सिस्टम बनाना। तीसरा, इंडिविजुअल फ्रीडम पे कर्ब करना, मतलब सीक्रेट पुलिस लोगों पे छोड़ना। चौथा, लोगों से उनके टाइटल्स छीनना। तो अमीर लोगों में भी बहुत गुस्सा था लेनिन को लेके। और 5वां आपका ये ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना। तो ये 5 पॉइंट्स याद कर लो। ये 5 जो हैं लेनिन की गलतियां थी बच्चा, और इसी गलतियों की वजह से हुआ सिविल वॉर। मैं फिर से ले रही हूँ 2 मिनट का ब्रेक, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद आऊंगी मैं। पानी वानी पी लूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, बस 2 मिनट मुझे और दो। तब तक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों हुआ उसके 2 रीजन आप मेंशन करो, अगेन कमेंट्स में या फिर अपनी कॉपी में।
हाँ जी, आ गई मैं वापस। ओके, 2 मिनट पूरे, 2 मिनट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट आई होप आपने आंसर लिखा हो, क्योंकि आंसर है बच्चा, आंसर क्या है? आंसर है कि एक तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में ज्यादातर अमीर लोग थे, तो गरीब लोगों को लग रहा था कि अभी भी रेवोल्यूशन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि लेनिन आ गया था वापस, और उसे लग रहा था कि बोल्शेविक जो है अच्छे से, बोल्शेविक कह रही हूँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है। चलिए अब सिविल वॉर की बात करते हैं ना। व्हाट इज सिविल वॉर बच्चा? सिविल वॉर होती है एक ऐसी वॉर जिसमें देश के बहुत सारे सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम सिविल वॉर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें हम दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सिविल वॉर हम इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश के अंदर लेनिन ने जो भी हरकतें की अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, कुछ लोगों को हजम हुई, कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। जैसे लेनिन ने क्या किया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया। पहले क्या था? लैंड जो है किसके हाथ में था? अमीर लोगों के हाथ में था। इसने क्या किया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया। लैंड जो है फार्मर्स को देने की घोषणा कर दी। तो जितने लोग आर्मी में थे उन्हें लगा यार अब आर्मी में मर के क्या फायदा, एक काम करते हैं गांव वापस जाते हैं, वहां पे लेनिन जो हमें लैंड देने वाला है, लैंड पे आराम से बैठ के खेती करेंगे। तो जो लेनिन के सपोर्टर सोल्जर्स थे, वो सारे सोल्जर्स भी अपने अपने गांव क्या कर गए? भाग गए। तो लेनिन की वजह से, लेनिन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लेनिन का खुद का सपोर्ट होने लग गया कम। पीछे से लेनिन के जो दुश्मन थे वो 2 तरीके के दुश्मन थे। अब मैं बताती हूँ कितने तरीके के लोग हो गए। एक तो हो गए रशिया में, आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात हो रही है, आफ्टर 1917 का रेवोल्यूशन, रशिया में 3 तरीके के लोग हो गए बच्चा। एक तो हो गए कंजर्वेटिव लोग। कंजर्वेटिव लोग, कंजर्वेटिव लोगों को तुम मान लो व्हाइट। क्या मान लो? व्हाइट। ये अपने आप को व्हाइट्स बोल रहे थे, ठीक है। एक हो गए आपके फार्मर्स। फार्मर्स, खेती किस रंग की होती है? खेती होती है हरे रंग की, इनको बोल दो ग्रीन्स, ठीक है। इनको मैं सोशल रेवोल्यूशनरीज बोल सकती हूँ, बिल्कुल यही तो होते हैं सोशल रेवोल्यूशनरीज। तीसरे हो गए बोल्शेविक्स। क्या हो गए? बोल्शेविक्स। बोल्शेविक यानी कि लेनिन के सपोर्टर, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर। इनको तुम बोल दो रेड, क्योंकि लेनिन की पार्टी का जो रंग है वो था लाल। तो व्हाइट लोगों को ग्रीन लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में व्हाइट लोगों के, कंजर्वेटिव लोगों का ही तो लैंड छीन के फार्मर्स को दिया गया था। व्हाइट लोगों को ग्रीन लोग पसंद नहीं, व्हाइट लोगों को रेड लोग पसंद नहीं, क्योंकि रेड लोगों ने ही उनका लैंड छीन के दिया था। अब ग्रीन की बात करते हैं। ग्रीन लोगों को भी रेड लोग पसंद नहीं, क्योंकि बोल्शेविक्स की पार्टी में ज्यादातर वर्कर होते थे, तो ग्रीन लोगों को रेड लोग पसंद नहीं। ग्रीन लोगों को व्हाइट लोग भी पसंद नहीं, क्योंकि ग्रीन लोगों की तो दुश्मनी थी ना इनसे। व्हाइट लोगों का ही तो लैंड था जिसमें उन्हें इतने सालों से खेती करनी पड़ रही थी बिना पैसे के, राइट। सो आपस में ही नहीं बन रही थी। तो ये इनकी पिटाई लगा रहे हैं, ये इनकी पिटाई लगा रहे हैं, ये इनकी पिटाई लगा रहे हैं, ये इनकी पिटाई लगा रहे हैं। इतनी पिटाई 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 चल रही थी कि एक तरीके से रशिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी। अगर व्हाइट लोग और ग्रीन लोग दोनों साथ में मिलकर रेड के खिलाफ लड़ाई लड़ते, बोल्शेविक्स के खिलाफ, लेनिन के खिलाफ लड़ाई लड़ते, तो शायद लेनिन हार जाता। लेकिन क्योंकि लोगों की आपस में पड़ रही थी, इसीलिए 1920 आते आते फिर से रशिया में कौन जीत गया? सिविल वॉर के बाद भी कौन जीत गया? 3 साल तक सिविल वॉर हुई, फिर भी बोल्शेविक जीत गए। अब बोल्शेविक को बाकी नॉन बोल्शेविक लोगों ने भी सपोर्ट किया था, जैसे मुस्लिम जदीदिस थे भैया, जिनका लेनिन ने सपोर्ट किया था पहले, उन्होंने आज लेनिन को सपोर्ट कर दिया और लेनिन जीत गया। कई जगह जैसे सेंट्रल एशिया, जो रशिया का पार्ट था, सेंट्रल एशिया में एक जगह खिवा, खिवा जैसी जगहों पे बोल्शेविक्स के नाम पे बहुत सारे दंगे भी हुए, लेकिन ओवरऑल 1920 आते आते लेनिन फिर से जीत गया। अब लेनिन ने बोला कि अब रशिया का नाम मैं चेंज करूंगा। रशियन एम्पायर तो राजा के राज में था, है ना। अब रशिया का नाम उसने कर दिया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशियन एम्पायर में पहले बहुत सारा हिस्सा आता था, कुछ हिस्सा उसने अलग कर दिया। उसने बोला भैया तुम इंडिपेंडेंस ले लो, तुम रशियन एम्पायर को, जैसे जो इस्लामिक रीजन थे वो उसने थोड़े थोड़े अलग कर दिए कि भैया तुमको तो, तुम्हारा तो कल्चर भी अलग है, रिलीजन अलग है, सब कुछ अलग है, तुम इतने सालों से तुम पे राजा साहब जो है निकोलस जो है राज जमा के बैठा था, तुम आजादी ले लो। तो कुछ लोगों को ऑटोनॉमी दे दी, इंडिपेंडेंस दे दी, लेकिन बाकी जो रशिया था, रशियन एम्पायर का हिस्सा, उसको उसने घोषित कर दिया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर। तो दिसंबर 1922 में मोस्टली जो रशियन एम्पायर का पार्ट था उसे यूएसएसआर घोषित कर दिया गया और बाकी हिस्से को बाकी देशों में मतलब इंडिपेंडेंस दे दी गई। तो फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर में अच्छी बातें क्या हुई कि जब यूएसएसआर बना तो कई लोगों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल गई, मतलब कि रशियन एम्पायर के कई देश जो है इंडिपेंडेंट हो गए।
प्रॉब्लम क्या थी, डिसएडवांटेज क्या था कि बोल्शेविक की बातें कहीं तो अच्छी मानी जा रही थी, कहीं बुरी मानी जा रही थी। कहीं तो बोल्शेविक्स ने लोकल गवर्नमेंट को बहुत प्यार से पुचकार के यूएसएसआर का हिस्सा बनाया, और कहीं तो बोल्शेविक्स ने मार काट के लोगों को अपने यूएसएसआर का हिस्सा बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, और कर रहे थे तो आधे दिल से कर रहे थे, लेनिन से डरते थे इसलिए कर रहे थे, कोई प्यार में, आदर में, सत्कार में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सिविल वॉर के बाद भी बेशक पावर जो है लेनिन के हाथ में थी बच्चा, लेकिन वो उस पावर का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि सोसाइटी में अभी भी क्या था, अनरेस्ट था। ठीक है, चलो अब मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि लेनिन की सरकार ने अच्छा क्या किया। राजा के राज में जो सारी चीजें नहीं हो पाई थी अब होने वाली थी। पहली चीज है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया, जो मैंने पहले भी बताया, फार्मर्स को लैंड दिया गया और बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू फार्मर्स, और बोला गया तुम्हारा लैंड है, अब तुम इस पे खेती करो। दूसरा पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था, हर जगह की लोकल गवर्नमेंट होती थी, अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मॉस्को से, ऐसे जो बड़े बड़े सिटीज थे वहां से लॉज बनते थे, पूरे यूएसएसआर में फॉलो होते थे। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आएगी, एक नंबर में आएगी, याद कर लेना। बट एनीवे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, पूरे रशिया में एक ही तरीके के लॉज फॉलो होने लग गए। 5 ईयर प्लानिंग, हर 5 साल की प्रॉपर प्लानिंग होती थी। सारे लीडर बैठ के, कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लीडर बैठ के, सरकारी जो लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो 5 साल की प्लानिंग करते थे। ये वाला जो फीचर है रशिया से इंडिया ने भी सीखा। इंडिया की डेमोक्रेसी में आज भी क्या होती है, 5 साल की प्लानिंग होती है। आप देखते हो हर 5 साल पे लोकसभा इलेक्शन होते हैं, 5 साल की प्रॉपर बजट वगैरह, प्लानिंग वगैरह बनती है। ठीक है, तो 5 ईयर प्लानिंग हुई, ये सारी अच्छी चीजें हुई। हाँ, और क्या अच्छा हुआ, लिखा नहीं है आगे तो मैं यही लिख देती हूँ। स्कूलिंग सिस्टम अच्छा हो गया, स्कूलिंग सिस्टम बढ़िया हो गया, चमक गया। अडल्ट स्कूलिंग होनी शुरू हो गई, मतलब कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री के बाद जाके नाइट स्कूलिंग करते थे। अडल्ट स्कूलिंग का मतलब है नाइट स्कूल्स खुल गए। ठीक है, हेल्थ केयर अच्छा हो गया, चीप एंड बेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर हो गया। पहले क्या होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुआ करते थे जो महंगे होते थे, अभी जो है हेल्थ केयर पब्लिक में आ गया, पब्लिक में मतलब सरकारी हो गया, तो हेल्थ केयर भी अच्छा हो गया। ये सारी चीजें कुछ अच्छी हुई। एक सेकंड देख लूं, कुछ और बचा तो नहीं है। फैक्ट्रीज बनने लग गई थी, हाँ वो भी है। मॉडल लिविंग क्वार्टर, वर्कर्स के लिए पहले क्या होता था, डॉर्म्स में रहते थे, अब वर्कर्स के लिए छोटे छोटे सही लेकिन अच्छे खासे घर बनने लग गए। प्रॉब्लम ये थी बच्चा कि ये सारी जगह नहीं हुआ, कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। तो जहां पे हुआ वहां पे लोग खुश थे, बोल्शेविक से बड़े खुश थे, लेकिन जहां पे नहीं हुआ वहां पे लोग बहुत ही दुखी थे। और कुछ चीजें बोल्शेविक्स नहीं कर पाए, जैसे कहीं कहीं तो वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स की इंप्रूव हुई, लेकिन ओवरऑल रशियन एम्पायर में यानी कि यूएसएसआर में वर्किंग कंडीशंस पुअर ही थी। कभी कभी छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया आपके एनसीईआरटी में, मैग्निटोगोर्स्क नाम की एक जगह है रशिया में, एक शहर है, वहां पे एक स्टील का प्लांट लगा था, 4 मंजिल 3 मंजिल का स्टील का प्लांट था। तीसरे माले पे वर्कर्स काम कर रहे थे, और वहां से वर्कर्स को अगर वॉशरूम यूज करने आना होता था तो ठंड में, कड़ाके की ठंड में, -सब डिग्री टेम्परेचर पे उन्हें 3 मंजिला नीचे उतर के सड़क पार करके छोटे से वॉशरूम में जाना पड़ता था। तो छोटी छोटी जो चीजें थी ये चेंज नहीं हुई थी रशिया में, बड़ी बड़ी चीजें हो गई थी। वर्कर्स की हालत अभी भी बहुत ज्यादा सही नहीं थी, तो रशिया में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। अब चलते हैं लेनिन के बाद लेनिन के सक्सेसर की तरफ। बचा, लेनिन की हो गई थी मृत्यु और लेनिन का आ गया था सक्सेसर 1928 में। लेनिन का जो सक्सेसर आया 1928 में नहीं, आई थिंक 24 में आ गया था, एक बार चेक करके मुझे गूगल से बताना, मुझे कमेंट्स में। 1924 में लेनिन की डेथ हुई थी, और लेनिन का सक्सेसर था, उसका बेटा नहीं था, पार्टी का ही एक मेंबर था जो लेनिन के ओहदे तक आ गया था, जिनका नाम था स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। तो लेनिन के मरने के बाद बोल्शेविक्स का लीडर कौन बना? स्टालिन। स्टालिन बड़ा अलग आदमी था, लेनिन भी कठोर था, स्टालिन और कठोर था। अब देखो अब क्या हो रहा था, 1927 और 1928 की बात है। रशिया में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होने लग गई,
और फार्मर्स बहुत कम होने लग गए। तो रशिया में खाने की हो गई शॉर्टेज, इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे रॉ मटेरियल खपने लग गया, अनाज की हो गई कमी। अब स्टालिन का मानना ये था कि अनाज की कमी इसलिए हो रही है कि रशिया के जो फार्मर्स हैं, देखो लेनिन तो वैसे भी मानता था, लेनिन अपनी पार्टी में, बोल्शेविक पार्टी में फार्मर्स को क्यों नहीं रखता था, क्योंकि लेनिन का मानना था कि भैया फार्मर्स ना यूनाइटेड कम्युनिटी नहीं है, फार्मर्स तो अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, नखरीले भी होते हैं, नखरीले नहीं भी होते हैं, बहुत छोटे फार्मर भी होते हैं, बहुत बड़े फार्मर भी होते हैं, तो ऐसे फार्मर बहुत डिसइंटीग्रेटेड कम्युनिटी है। स्टालिन भी तो लेनिन का ही सक्सेसर था, तो स्टालिन का भी मानना यही था कि फार्मर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ फार्मर्स अच्छे होते हैं, लेकिन मोस्टली फार्मर्स जो होते हैं, जो अमीर फार्मर्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, अपना फायदा देखने के लिए सामान को होल्ड करके रखते हैं, मतलब कि ग्रेन्स को बेचते नहीं है मार्केट में, होल्ड करके रखते हैं। उनको पता है कि जब मार्केट में अनाज की कमी हो जाएगी तो वो मुंह मांगी कीमत मांग सकते हैं। तो स्टालिन ने अपने दिमाग में गेम बना ली कि दिस अनाज की शॉर्टेज इज हैपनिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड इज हैपनिंग बिकॉज अमीर फार्मर, रिच फार्मर्स आर नॉट सेलिंग देयर ग्रेन फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, ये इसने बना ली गेम। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices, और इन रिच फार्मर्स को इसने बोला कुलक। स्टालिन ने बोला कि प्रॉब्लम क्या है कि कुलक्स यानी कि रिच फार्मर्स आर द प्रॉब्लम। इसने बोला कि अगर मैं रिच फार्मर्स को कन्विंस करके या मार के, डांट के, फटकार के उन्हें अनाज बेचने पे, सरकार को अनाज बेचने पे, वो भी एक ठीक ठाक दाम पे, सरकारी दाम पे अगर मैं अनाज बेचने के लिए मनवा लूं, तो रशिया की खाने की शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। तो इसने यही किया, इसने सारे कुलक पे जोर जबरदस्ती से, ये फोटो देखो सबको समझ आएगा, जोर जबरदस्ती से 1928 में कुलक के यहाँ रेड करवाई। ये देखो बोल्शेविक पार्टी का मेंबर बुडियानोव का कैप लगा के क्या कर रहा है, फार्मर्स को वो कर रहा है, पेस्टर कर रहा है, तंग कर रहा है कि भैया तुम अपना अनाज जो है सरकार को बेचो। तो इसने बोला कि अगर मैं उनको एक तरीके से मार काट के बोल दूं कि भैया तुम अपना अनाज बेचो, तो शॉर्टेज हो जाएगी सॉल्व। इसने बोला कि कुलक को एलिमिनेट करना पड़ेगा और कोलखोज बनाना पड़ेगा। इसने सोल्यूशन क्या बताया, इसने ये बताया प्रॉब्लम, स्टालिन ने कुलक्स को बताया प्रॉब्लम, और स्टालिन ने बोला सोल्यूशन क्या है बच्चा, सोल्यूशन है कोलखोज का मतलब होता है, ये सब रशियन भाषा में कलेक्टिवाइजेशन, इसी को बोलते हैं स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसने बोला हाँ कि रशिया में दो तरीके के फार्म्स हैं, एक तो है बड़े फार्म्स, लार्ज फार्म्स, और एक है छोटे फार्म्स, क्या है, स्मॉल फार्म्स। तो इसने बोला भाई लार्ज फार्म्स तो किसके हैं, कुलक्स के हैं, तो कुलक्स को तो मैं पिटाई लगा के बोलूंगा अपना अनाज मुझे ही दो, सरकार को ही बेचो। स्मॉल फार्म्स को मैं क्या करूंगा, स्मॉल फार्म्स को कलेक्टिवाइज करूंगा, मतलब आधे आधे इधर छोटे छोटे फार्म्स हैं, उनको मैं एक बड़ा फार्म बनाऊंगा, बड़े फार्म पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगाऊंगा, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, जो भी हैं, मॉडर्न फार्मिंग करूंगा बड़े बड़े फार्म पे, और इन बड़े बड़े फार्म को मैं बोलूंगा कोलखोज। तो उसके हिसाब से उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था, उसके हिसाब से उसने कुलक्स की पिटाई लगाना और कोलखोज कलेक्टिवाइज फार्म बनाना उसकी पूरी शॉर्टेज ऑफ ग्रेन का सोल्यूशन था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि रशिया के फार्मर्स भी तो सोशलिस्ट थे, रशिया के फार्मर्स को स्टालिन थोड़ी पसंद था, क्योंकि स्टालिन तो बोल्शेविक का मेंबर था, बोल्शेविक तो वर्कर्स की पार्टी थी, और रशिया के फार्मर्स मनमानी करते हैं भाई, वो किसी की सुनते नहीं है। रशिया के फार्मर्स ने बोला हम कोई सोशलिज्म के खिलाफ थोड़ी हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती एक दूसरे के साथ काम करने पे क्यों मजबूर कर रहे हो, हमें सिर्फ अपने फार्म पे काम करना है, हमें कलेक्टिव फार्म यानी कि कोलखोज पे काम नहीं करना। हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कलेक्टिव फार्म पे काम नहीं करना। तो फार्मर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब जब लेनिन ने फार्मर्स की बात नहीं मानी, फार्मर्स को जोर जबरदस्ती करा के उसने कोलखोज पे काम करवाना शुरू किया, तो फार्मर्स ने गुस्से के मारे क्या किया, अपनी ही कैटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने बोला कि फार्म पे तो काम तब करोगे ना जब हमारे पास कैटल होगी। खेत जोतने के लिए आपको क्या चाहिए होता था, बैल चाहिए होता था पहले, तो उसने अपनी ही कैटल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया फार्मर्स में, और 1-2 साल में देखते ही देखते रशिया की बहुत सारी 1/3 कैटल जो है खत्म हो गई। फार्मर्स ने बोला हम अपने फार्म को खेती नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन हम तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, तुम हमसे जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते। ये है रशिया के फार्मर्स, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि कलेक्टिवाइजेशन जोर जबरदस्ती से कराया गया,
और जो स्टैलिन की ये थ्योरी थी कि कलेक्टिवाइजेशन हो जाएगा तो खाने की शॉर्टेज सॉल्व हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत थी। इतना सब कुछ करने के बाद, फार्मर्स को पीटने मारने के बाद वजूद भी 1930 से 33 तक 3 साल रशिया ने ऐसा सूखा देखा कि 40 लाख लोग मर गए सूखे से और स्टारवेशन से, मतलब कि भूखमरी से, खाने की कमी की वजह से 40 लाख लोग मर गए। स्टैलिन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, कई लोग स्टैलिन को बड़ा बुरा बोलते थे, लेकिन स्टैलिन इतना ज्यादा गुस्सैल आदमी था कि अगर उसके पार्टी के मेंबर्स तो छोड़ो, अगर उसके घर के लोग भी उसके अगेंस्ट बोलते थे ना, तो भी वो उनको जेल में डलवा देता था या मार देता था। एक मूवी है बच्चा, स्टैलिन डेथ। स्टैलिन की जब मौत हुई थी ना, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। स्टैलिन की जब मौत हुई थी तो अगले 48 आवर्स तक लोगों को डर लग रहा था कि रशिया के लोगों को बताएं स्टैलिन मर गया है कि नहीं मरा है। लोगों को ये देखने में भी डर लग रहा था, स्टैलिन वाज लाइंग ऑन हिज बेड, लोगों को ये देखने के में भी डर लग रहा था कि इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, पता लगाएं कि नहीं लगाएं, कि गलती से अगर उठ गया तो फिर हमारा क्या हाल करेगा हमें पता नहीं। स्टैलिन से बहुत डरते थे लोग। तो स्टैलिन सबको पकड़ पकड़ के फोर्स वो कराता था, कन्फेशन, झूठे कन्फेशन कराता था बंदूक की नोक पे, कि तुम बोलो हाँ तुम मेरे खिलाफ जबरदस्ती गए थे। जो लोग कन्फेशन कर लेते थे उन्हें भी मार डालता था, जो लोग कन्फेशन नहीं करते थे उन्हें भी या तो देश से बाहर निकाल देता था या जेल में डाल देता था पूरी जिंदगी, या फिर मरवा डालता था। तो ओवर और ओवर उसने कम से कम कुछ नहीं तो 20 लाख लोगों को जेल में डाला और लेबर कैंप में डाला। आप सोच रहे हो एक आदमी ने 20 लाख लोगों को, ये तो रिकॉर्डेड नंबर है, अनरिकॉर्डेड नंबर तो पता नहीं कितना है। तो स्टैलिन का बहुत दुनिया में थू हुई। देखो रशिया में तो लोग डर के कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन दुनिया में सोशलिज्म जो एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम सोशलिज्म कितना प्यारी चीज थी कि सोसाइटी में सबका भला हो, इंडिविजुअल का भला ना हो, पूरी सोसाइटी का भला हो। इतनी प्यारी सी आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया में बहुत प्यार से, सम्मान से एक्सेप्ट हो सकती थी, वो आइडियोलॉजी को आधे लोग नापसंद करने लगे। पहले हम इसकी तारीफ कर लेते हैं, फिर इसकी बुराई पे आते हैं। तो कई जगह अच्छा भी हुआ कि ब्रिटेन जैसे कंजर्वेटिव कंट्री में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ऑल थैंक्स टू सोशलिज्म। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी 1920 में, जिसमें स्पेन से लेके इंडिया तो नहीं, यूरोप के हर एक कोने से जो भी लोग सोशलिस्ट होते थे या कम्युनिस्ट होते थे वो आके पार्टिसिपेट करते थे। हर साल इसकी मीटिंग होती थी, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। द बोल्शेविक फाउंडेड, बोल्शेविक ने कॉमिंटर्न नाम की एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई। अगेन उसमें जो पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट लोग होते थे वो हिस्सा लेते थे। पॉलिटिकली इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती थी, रेवोल्यूशन वगैरह की प्रेरणा मिलती थी। इंडिया जैसे लोग, हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडिया के लोगों ने भी जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो उन्होंने बोल्शेविक से बहुत कुछ सीखा। जो अच्छी बातें थी वो सीखी, जो अच्छी बातें नहीं थी वो नहीं सीखी, है ना। यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाई, जिसमें जिसको भी कम्युनिज्म या सोशलिज्म पढ़ना होता था वो आके पढ़ता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते यूएसएसआर काफी फेमस तो हो गया बच्चा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है 1939 में, तो 1939 आते आते यूएसएसआर यानी कि रशिया फेमस तो बहुत हो गया, सोशलिज्म भी फेमस हो गया, लेकिन रशिया सोशलिज्म का एक ग्लोबल फेस भी बन गया। मतलब सोशलिज्म तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, लेकिन रशिया बन गया था एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर सोशलिज्म का। लेकिन सोशलिज्म को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं मिली। लोगों को ऐसा लगता था कि रशिया एक क्या है, बैकवर्ड कंट्री है। सोशलिज्म की एक थिंकिंग क्या बन गई कि एक बैकवर्ड कंट्री है, जिसमें सोशलिज्म ने क्या किया, थोड़ा सा उथल पुथल मचाई। बैकवर्ड कंट्री की बैकवर्ड आइडियोलॉजी है सोशलिज्म के नाम पे, क्योंकि लोगों को दिख रहा था ना कि रशिया के अंदर ही पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, रशिया के अंदर ही सेंसरशिप लगी हुई है, अपने ही लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, जेल में डाल रहे हो। तो जब अपने ही देश में आप सोशलिज्म के नाम पे गलत कर रहे हो तो फिर बाकी दुनिया में सोशलिज्म की अच्छाई कैसे हो पाएगी। तो लोगों को लगा कि यार एक बैकवर्ड कंट्री के हाथ में जबरदस्ती की ज्यादा पावर आ गई है और इतना कोई अच्छा नहीं है सोशलिज्म। सम पीपल वर अगेंस्ट इट, बट धीरे धीरे करके 1970s 1980s से सोशलिज्म बहुत इवॉल्व हुआ। आज आप देखते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक सोशलिज्म पढ़ाया जाता है। इंडिया में सोशलिज्म की अलग परिभाषा बन गई, अमेरिका में अलग बन गई, यूरोप में अलग बन गई। तो हर जगह लोगों ने सोशलिज्म को अपने अपने तरीके से अपनाया। कई जगह सोशलिज्म से बहुत भला हुआ, जैसे कि इंडिया ऑन द अदर हैंड इज अ सोशलिस्ट नेशन। हमारे प्रियम्बल में लिखा है बच्चा कि हम क्या है, सोशलिस्ट नेशन है। हमने सोशलिज्म की अच्छी बातें अपनाई कि गरीबों का भला हो। आप देखते हो कि हमारी कंट्री में गरीबों को राशन मिलता है मुफ्त में, या फिर जो सरकारी बसेस होती है उनकी फीस कितनी कम होती है, सरकारी ट्रेन की टिकट की भी फीस उतनी ज्यादा तो नहीं है जितनी प्राइवेट एयरलाइंस की है। तो ये सब क्या है, सब सोशलिज्म का हिस्सा है। विधवा पेंशन प्लान होता है, पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए हम लोग वेलफेयर स्कीम बनाते हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए वेलफेयर स्कीम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। हमारा मानना ये है कि सोसाइटी है, अगर हम इंडिया का हिस्सा हैं तो सिर्फ अमीरों का भला नहीं होना चाहिए, गरीबों का भी भला होना चाहिए। तो कई इंडिया जैसी कंट्रीज ने सोशलिज्म की अच्छी चीजें अपनाई, लेकिन कई जगह सोशलिज्म के नाम पे बहुत दंगे भी हुए। सो
It all boils down to what, how people are. सोशलिज्म इज जस्ट एन आइडियोलॉजी। जैसे कि देशभक्ति एक भावना है, भावना को आप सही तरीके से यूज करके इंडिया के लिए देशभक्त बन सकते हो, भावना को आप गलत तरीके से यूज करके आप देश में दंगे भी करा सकते हो। तो ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, इसे आप इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो वो आप पे निर्भर करता है। तो दिस वाज द चैप्टर बच्चा। आई होप यू एंजॉयड। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दिस बेल आइकन, ताकि शुभम पाठक मैम आपको और बहुत कुछ क्लास 9 का इस चैनल पे पढ़ाती रहें। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं अपनी तरफ से तुम्हें अगला चैप्टर दे रही हूँ, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही मैं लाइव जाऊंगी तुम्हें पता चल जाएगा। लाइव क्लास में पढ़ते हैं और मजा आएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।